पार्टनरशिप का सबसे बड़ा चैप्टर कह सकते हो। यहाँ से सबसे ज्यादा नंबर आपके आते हैं, तो कोशिश करते हैं देखो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक तरीके से समझ लो बहुत तेजी से समरी पढ़ रहे हैं। तो पूरी जो कंसेप्ट वाली वीडियो है, क्या है, क्यों है, कैसे है, वो ऑलरेडी हमने समझा रखी है। अभी हमें एग्जाम पॉइंट के लिए पढ़ना है कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी। इस चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हो, इस चैप्टर से 10 से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अकेले। अब इस 10 से 11 मार्क्स में कहां कहां से पेपर में आता है क्वेश्चन, वो समझ लें। पहला है, सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा होता है पास एडजस्टमेंट। तीसरा है आपका गारंटी का सवाल, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। 3-4 सेगमेंट में हमने बांटा है, और जो बचा हुआ सेगमेंट है वो है थ्योरी का, क्योंकि एमसीक्यू भी आएगी आपकी थ्योरी से, आपको सॉल्व करनी है। तो मेरे ख्याल से आप पूरे मन लगा करके बातों को सुनेंगे, जल्दी जल्दी हम सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। जो हमारे काम लायक होगा ठीक है, जो नहीं होगा उसको स्किप करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। और क्लास में आपको कुछ भी पूछना होगा आप हाथ खड़ा करिएगा, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत अभी तेज रहेगी। जितना जरूरी चीजें लगेंगी आपको कॉपी पे नोट्स बनाना है, ठीक है। और जो जो कीवर्ड्स, नोट्स बहुत छोटे होंगे, मतलब जो मेन मेन बातें समझ में आ रही हैं इससे लिख लो। स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहला सवाल आता है कि सर हमें पार्टनरशिप पढ़नी क्यों थी। तो एक जो सिंगल ओनर होता था, सोल प्रोप्राइटर, उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते थे, चाहे वो स्किल्स को लेकर के है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को है, कंट्रोलिंग उसकी बहुत अच्छी नहीं हो सकती थी। तो वो चाहता था कि एक इंसान से बेहतर है कि एक से ज्यादा लोग किसी व्यापार के अंदर आए। तो वहीं से पार्टनरशिप का शुरुआत हुआ। तो एक स्टेटमेंट हम लोग ने पढ़ी भी थी कि 2 माइंड्स आर बेटर देन 1। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, सर अगर अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो पार्टनरशिप और जो पार्टनर हैं वो दोनों अलग अलग हैं अकाउंटिंग के हिसाब से, यानी ओनर अलग और बिजनेस अलग, क्योंकि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सेपरेट एंटिटी का फीचर एंजॉय किया जाता है। बट अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें, कानून में अगर कोई मुकदमा हो गया तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि पार्टनरशिप के ऊपर केस होगा। वहां पे पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों एक ही मान करके कार्रवाई होगी आपके ऊपर। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू याद रखिएगा, इसी वजह से इनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। दूसरा, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ये कहता है कि ये एक रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, कम से कम 2 पर्सन्स। तो मिनिमम यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इस पूरे टॉपिक में कि मिनिमम कितने लोग होंगे पार्टनरशिप के लिए। तो याद रखिएगा मिनिमम होंगे हमारे पास 2 लोग, मैक्सिमम होंगे 50। अब 50 किसने बता रखा है बच्चों, 50 आपको बताया था मैंने, कंपनीज एक्ट ने बता रखा है। तो ये यहाँ से पर्सन्स वाली बात आपकी क्लियर हो गई। Who have agreed to share profits, जरूरी नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट ही शेयर करें, प्रॉफिट्स का मतलब यहाँ लॉस भी है, लेकिन सारे पार्टनर्स को लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि उनका एग्रीमेंट क्या है। अब मैंने बात करी एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट क्या होता है, चाहे आपका जो समझौता होता है जिसके ऊपर आप सारे पार्टनर सहमत होते हो, उसी को एग्रीमेंट बोलते हैं। अब एग्रीमेंट हो सकता है बच्चों की वो ओरल हो सकता है कि वो रिटर्न हो। ओरल हो गया तो उसके कुछ अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, लिखित होगा तो बहुत सारे एडवांटेज है। जो लिखित होता है, जो हम लोग लिख करके साइन वाइन करवा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। हम धीरे धीरे करके वही सारी बातें करेंगे। तो सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है एक चीज और होती है बच्चों को जो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सर वो पॉइंट कौन सा होता है, जैसे अगर हम बात करें बच्चों, इसमें कहता है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहां तक तो मैंने बता दिया आपको किसका, कैरी ऑफ अ बिजनेस। यानी याद रखिएगा यहां पे जो इंटेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप का वो किस नेचर का होना चाहिए, बिजनेस करने का, किसी तरीके का हेल्पिंग नेचर का, या कोई रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए वो आपको नहीं करना है। अभी जब मैं पूरी इसकी सीरीज करा दूंगा तो मैं आपको एमसीक्यू सीरीज अलग से कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज अलग से करा दूंगा, और साथ ही साथ जो पीवाईक्यू है वो साथ में करा करके खत्म कराऊंगा। 3-4 सेगमेंट में काम होगा। आज बेहतर है मैक्सिमम कंसेप्ट एंड जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो पूरी में 1 लाइनर करके खत्म कर दे रहा हूं। वही बातें बता रहा हूं जो आपके लिए अभी जरूरी है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको क्वेश्चन बना के दे देगा एमसीक्यू में, बताएगा कि बताओ कि ये पार्टनरशिप की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्यों। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, और उसी में लिख देगा कि ये 2 दोस्त हैं, ये मिल करके कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। तो जहां चैरिटी आ गया
तो वो क्या है, पार्टनरशिप नहीं है। क्योंकि पार्टनरशिप होने के लिए वहां प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और प्रॉफिट मोटिव होता है बिजनेस में। अब जरूरी नहीं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो जाए, लेकिन आपके अंदर से इच्छा क्या होनी चाहिए कि हमें प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है बच्चों, पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर से सवाल आता है वो यही वाला होता है, जिसको हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से, कई बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को एकदम नेग्लेक्ट करते हैं। मैं कहता हूं आपके पास चाहे जो रिफ्रेशर्स है, चाहे आप टीएस से पढ़ रहे हो, आप एचसी शर्मा से पढ़ रहे हो, आप क्या बोलते हैं डीके गोयल से पढ़ रहे हो, आप क्या बोलते हैं कोई भी XYZ किताब से पढ़ रहे हो, कोई सैंपल पेपर से पढ़ रहे हो, लेकिन बाई साइड बाय साइड आपको एक बार अपना एनसीईआरटी का पन्ना पलटना चाहिए। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, म्यूचुअल एजेंसी, क्या बोलते हैं इसके लिए, एक रिलेशनशिप होती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है म्यूचुअल एजेंसी। क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी में, वन फॉर ऑल फॉर वन, मतलब एक जो पार्टनर है ना वो सभी के बिहाफ पे सबको रिप्रेजेंट भी करेगा, और कहता है कि जैसे लिखा ना, चाहे बिजनेस सभी लोग चलाएं या तो कोई भी उनमें से एक चला सकता है और वो रिप्रेजेंट करेगा सभी को। जैसे मैंने कहा कि हम 4 लोग मिलकर के पार्टनरशिप में हैं, ठीक है। अब चाहे एक व्यक्ति ये तीनों बाहर बाहर चले जाए और एक व्यक्ति पूरा बिजनेस रन कर सकता है, तो क्या है, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ठीक सर, अगर क्या चारों मिलकर के रन करना चाहते हैं तो चारों मिलकर कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए बोला जाता है बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल, चाहे तो सभी चलाएं या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर हुआ, बोला हाँ या ना। इस रिलेशनशिप को बोला जाता है प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। याद रखिएगा, ये सवाल आता है कि बताओ किस काइंड की रिलेशनशिप होती है पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनरशिप के बीच में जो पार्टनर्स होते हैं उनमें जो रिलेशनशिप आता है बच्चों, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट। क्या होता है प्रिंसिपल और एजेंट? प्रिंसिपल वो व्यक्ति होता है जो कि अपने एजेंट के करने की वजह से फंस जाता है, यानी उसका एजेंट कुछ भी करेगा तो वो बाइंड है, यानी एक एजेंट है। मान लेते जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया होगा कि हमारे में 2-3 लोग हैं, ठीक है, और ABC नाम है, ये ए भाई साहब कहीं गए और ये चले गए किसी क्या नाम है इनका, ठीक है, शिल्पा शेट्टी के, कियारा आडवाणी के पास चले गए और इसको समझा के भेजा गया था। तीनों लोग इसको समझाए थे कि जाना 4 करोड़ में डील फाइनल करके आना। हाँ, तीनों लोग आपस में सलाह किए थे कि हाँ ठीक है यार 4 करोड़ तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे। अब ये बेचारे ए गए कियारा आडवाणी के पास, उनकी मुस्कुराहट को देखकर थोड़ा पिघल गए। अब वो 4 करोड़ से 3.5 करोड़ हो गया। अब ये जो 50 लाख का लॉस हुआ ना, अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग मना कर दें कि नहीं हम लोग की फर्म अब इस पे काम नहीं करेगी। अगर इसने जाकर, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी जितने बचे वो कौन हो गए सर, ये बन गए प्रिंसिपल, और ये पार्टनर क्या हो गया, एजेंट। जो अपने आप को ले जाकर के रिफ्लेक्ट करता है उसी को एजेंट बोलते हैं, और जितने लोग बाकी बचे हुए हैं वो प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल इसके करने की वजह से बाइंड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अरे बोलो ना यार हाँ या ना। एक सवाल इसी टॉपिक से और मिलता जुलता आता है कि ट्रू ट्रस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है। ट्रू ट्रस्ट ऑफ पार्टनरशिप मतलब ऐसी कौन सी चीज है, सारे फीचर मिला लेना, अगर उसमें ये वाला भी फीचर लग जाएगा तब याद रखना वो पार्टनरशिप के कंडीशंस में फुलफिल कर रहा है और वो पार्टनरशिप है। इसके अलावा और एक बात समझ लेना है, क्या बात है, जैसे कभी कभी इसमें सवाल ऐसा भी बन सकता है कि क्या एक पार्टनर, सवाल सुनना, क्या एक पार्टनर एजेंट भी होता है एज वेल एज प्रिंसिपल भी होता है? क्या एक पार्टनर जो है वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है? हाँ, दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। कभी वो कहीं प्रेजेंट करने गया तो वो एजेंट बन जाएगा, और वो किसी के द्वारा बाइंड हो गया तो वो क्या बन जाएगा। तो हर पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है फर्म के लिए। क्लियर हुआ, बोला हाँ या ना। अब बच्चों इसमें 3 टर्म्स आते हैं। 3 टर्म से बच्चों पहला टर्म होता है पार्टनर्स, यानी जो पर्सन एंटर करते हैं और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, अगर एक एक करके देखा जाए, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो एंटर करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पार्टनर। और याद रखिएगा जिसको हम कहते हैं फर्म, वो होता है कि सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली साथ में जोड़ करके देखा जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे फर्म, और जिस नाम के अंडर उनका ये बिजनेस चलता होगा उसे बोला जाएगा फर्म नेम। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। मिनिमम की कंडीशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है, मैक्सिमम की कंडीशन दी ही नहीं गई है, वो कंपनीज एक्ट में है, और मैक्सिमम जो रखा है अभी आपको टिक करना है वो 50 है। लॉ की बातें हमने अपने क्लास में बहुत सारी करी थी। इसके बाद बच्चों एग्रीमेंट के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ है, जरूरी नहीं है लेकिन होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा पार्टनर है
उसने ये कंडीशन साइन करा रखी है कि देखो भाई हम लॉस को बियर नहीं करेंगे, तो क्या एक्सेप्टेंस होगी? अरे बोलो यार, बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। अच्छा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही क्या बन जाता है? अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो लॉस शेयरिंग रेशियो होगा वो भी वही रहेगा, अगर सब कुछ साइलेंट है तो। अब बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंदर जो म्यूचुअल एजेंसी वाला मैंने आपको बता ही दिया, और लाइबिलिटीज के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? बोलो यार, लाइबिलिटीज के बारे में क्या बताया था आपको? अनलिमिटेड। और इसके पीछे मैंने बता भी दिया था, क्योंकि लीगल स्टेटस क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप और जो पार्टनर है दोनों सेम है, इस वजह से उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है। चलिए, अब हर पार्टनर्स के पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं ड्यूटीज होती हैं। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है? एमसीक्यू में। वो 3-4 बोल देगा, उसमें बोल देगा कि इसमें कौन सा राइट नहीं है। तो एक बार अगर आप गो थ्रू किए रहेंगे, नाम जानते रहेंगे कि हाँ ये अधिकार है, ये अधिकार है, ये अधिकार है, तो उससे क्या होगा, टिक लगाने में, एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद मिलेगी आपको। तो देखो क्या क्या अधिकार होता है बच्चों। पहला, जैसे अगर हम बात करें तो हर पार्टनर के पास अधिकार क्या होता है? राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। जाहिर सी बात है, अगर मैं पार्टनर हूं तो फायदे और नुकसान में हिस्सा मुझे चाहिए होगा। दूसरा, हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उसके कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे। ऐसा नहीं है ना कि मुझे मैनेजमेंट से बाहर कर दोगे। अगर मैं चाहता हूं कि मुझसे पूछो, मैं भी अपना डिसीजन लेना चाहता हूं, तो एक दूसरे के साथ बातचीत करना है, डिसीजन में, मैनेजमेंट में वो आ सकता है। इसके अलावा कहता है बच्चों, हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि उससे कंसल्ट किया जाएगा इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस। ये नहीं कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको बताएगा कि नहीं बताएगा, वो नहीं मजे, लेकिन अगर बिजनेस से रिलेटेड बातें चल रही हैं तो वो पार्टनर को पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बच्चों, हर पार्टनर के पास ये सबसे बड़ा अधिकार होता है कि जैसे अगर कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग ने पढ़ा कि म्यूचुअल एजेंसी है हमारे यहाँ, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब पता चला 4 लोग बाहर हैं, एक ही इंसान चला रहा है, ठीक? तो वो जो चारों जब कभी वापस आएंगे तो वो देखेंगे ना कि भाई क्या हुआ साल भर में, हिसाब दिखाओ। तो हिसाब दिखाने के लिए अभी ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो यहाँ की किताबें रखी होंगी वो अपने अपने घर लेके चले जाएंगे। क्या होगा उस कंडीशन में? क्या होगा बताओ भाई? वो क्या करेगा? कॉपी, यानी जो आपके यहाँ अकाउंटिंग हो रही होगी उसका फोटो स्टेट मांगेगा, बोलेगा ठीक है इसका फोटो स्टेट करा के हमको क्या करो, दे दो। फोटो स्टेट दे देगा, तो यानी उसके पास अधिकार है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर देखना है तो वहीं ताक झाक कर ले, या तो उसकी कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके चला जाए। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, हर पार्टनर के पास यह अधिकार होता है कि वो डिसअलाउ कर सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी सर इसका मतलब क्या होता है? देखो यार, जब भी कुछ भी पार्टनरशिप में ना चेंज आएगा, कुछ भी बदलाव आएगा, उनके एग्रीमेंट में चेंज होगा, तो उसमें सहमति सबकी चाहिए, चाहे किसी को लाना है, ठीक है? और ऐसा नहीं अब रिटायरमेंट के लिए, अब सहमति उसमें भी बनती है कि भैया हम एक सर्टेन एज में चले जाएंगे तो हम रिटायरमेंट ले लेंगे, या हम नोटिस सर्व कर देंगे तो हम लोग रिटायरमेंट ले लेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चलो अब आ जाओ बच्चों, इसके अलावा एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके सब जॉइंट ओनर्स होते हैं। इसमें ये प्रोविजन आगे भी पढ़ना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ नहीं लिखा है तो 6% पर एनम मिलेगा, ये अधिकार में भी है उसके। इसके अलावा अगर फर्म के बिहाफ पे उसने कोई पार्टनर ने अपने पर्सनल पॉकेट से पैसा खर्चा किया है, अपने पर्सनल जेब से पैसा खर्चा किया है फर्म के लिए, तो उसने जो भी खर्चा किया है उसको रिम्बर्स किया जाएगा, यानी वापस पेमेंट मिलेगी। इसके अलावा हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो रिटायर कर सकता है, लेकिन हाँ उसकी जो प्रोसीजर होगी, प्रॉपर नोटिस होगी, वो उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों कुछ ड्यूटीज होती हैं। ड्यूटीज का मतलब, अगर आप कहीं किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर ज्वाइन करते हैं तो ये माना जाता है कि आप लगन से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, हाँ, उसके बाद एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप कभी खुद का ऐसा किसी पार्टनरशिप बिजनेस में है तो उसके अगेंस्ट में कंपटीशन खड़ा नहीं करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पार्टनरशिप में भी आप है और सामने आपने दुकान लगा ली खुद की एक पर्सनल की, चलो इधर भी मजा है उधर भी मजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नो पार्टनर कैन असाइन हिज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि ये नहीं कि पार्टनर आप थे तो आप कहीं नहीं रहे तो आप बोल रहे हो कि ठीक है अब मेरा बेटा देखेगा, अब वो भी पार्टनर हो गया आपका, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पार्टनर थे, अगर आपका बेटा भी पार्टनर होने के लिए आएगा तो उसको भी प्रॉपर नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं हूं तो मेरा वारिस आ गया, ऐसा कुछ नहीं। पार्टनरशिप आपके साथ है, आपके साथ अगर बात खत्म हो गई तो ये जरूरी नहीं कि आपके बेटे को भी वो लोग अपना पार्टनर बनाएं, ठीक है? इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, कुछ हमारे पास एक्सप्रेस कह सकते हो अथॉरिटी होती है और कुछ इंप्लाइड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड? एक्सप्रेस का मतलब जो बातें लिखी गई है कि आप ये कर सकते हो, किसी चार्ट पे लिखा हुआ है कि ये आपके पास अधिकार है, ये आपको मिलेगा।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं भी लिखी जाती हैं, वो भी समझ ली जाती है कि यार ये भी हमारे अधिकार का पार्ट है, ये हमारा काम है। अब जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात है, बस वाला मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था क्लास में, कि कोई बस चलती आ रही है तो आप ऐसे दूर से करते हो, तो इसका मतलब क्या है, ना आप चिल्ला के कुछ बोले ना उसने, लेकिन आपके हल्का सा हाथ दिखाने पे वो समझ गया कि भाई आपको कहीं ना कहीं जाना है। अब उसके बस पे चढ़ करके बोलो मेरा बाल काट दो, अजीब लगेगा भाई। बस पे इसलिए थोड़ी नहीं चढ़ना है कि बाल कटवाना है, तो बाल कटवाने के लिए कहाँ, नई की दुकान पे जाओ, बार्बर शॉप पे जाओ ना। तो वही चीज है, ये इंप्लाइड है ना कि आप बार्बर की शॉप पे गए होगा तो बाल ही कटवाना होगा या कुछ भी इस तरीके का काम कराना होगा, किसी बस को हाथ दे रहे हो तो कहीं जाना होगा। दिस इज मीन कि भाई ये इंप्लाइड है, ठीक है। इसके अलावा कहता है अ पार्टनर शुड इंडेमनिफाई फॉर द लॉसेस कॉज्ड बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट और एनी ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। यानी किसी पार्टनर की गलती की वजह से अगर कुछ भी ऐसा होता है कि फर्म को नुकसान हो या पार्टनरशिप फर्म में किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को नुकसान हो, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो फुलफिल करे, कंपनसेट करे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एक टॉपिक आया था एलएलपी का। एलएलपी क्या होती है, इसमें एक खास फीचर है, फीचर्स के ऊपर बात कर लेंगे इसमें। एलएलपी सबसे पहले आई थी कब, 2008 में, और पूरे देश पे लागू हुई है 31 मार्च 2009 से। इसमें खास चीज क्या है बच्चों, एक नॉर्मल पार्टनरशिप होती है और एक होती है एलएलपी। नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है कि इस पे कुछ नियम कुछ कानून बदले हुए हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा फर्क पता चलेगा। बाकी अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो देयर इज नथिंग चेंज। जो आप जर्नल पार्टनरशिप में जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, पास एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करते हो, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, चाहे इनके लिए बने बस इनके लिए सेम रहेगा, बस कुछ चीजें इनके लिए अलग अलग हैं। अब मैंने उधर बहुत सारे कंटेक्स्ट में बात करी थी, बहुत सारा डिटेल बताया था, अभी आपको बस खाली कीवर्ड उठाना है। ये जो टॉपिक हम लोग 4 दिन में मेरे ख्याल से 6 से 7 क्लासेस हमारी लग गई थी, और आज मुश्किल से मेरे को लग रहा है अभी 15-16 मिनट हुआ होगा, खत्म हो गया हमारा। इसके अलावा सबसे पहले इसके ऊपर एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है बच्चों, 1932। इसके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों ऑप्शनल, आप चाहें तो करा सकते हैं अपने आपको रजिस्टर्ड, और चाहें तो नहीं भी करा सकते हैं, बट इसमें कंपलसरी होता है। और इसका रजिस्ट्रेशन कहां पे हो जाता है, कंपनीज में होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू होता है। इसका क्रिएशन कैसे होता है, आप एग्रीमेंट करते हो तब क्रिएट हो जाती है आपकी पार्टनरशिप, आपने आपस में ओरल एग्रीमेंट भी किया तो भी क्रिएट हो गई। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी एलएलपी खोल देगा। एलएलपी खोलने के लिए आपको लॉ के पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जब आप ओपन होगा तभी आप एलएलपी यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये बॉडी कॉर्पोरेट के साथ पार्टनर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया भी था कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बॉडी कॉर्पोरेट्स में लिमिटेड लायबिलिटी वाले जाते हैं। और ये बॉडी कॉर्पोरेट के साथ क्या कर सकते हैं बच्चे, पार्टनरशिप कर सकते हैं। इनके पास कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी ना होने के कारण इनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, क्लियर है। और साथ ही साथ कल को इनको एक और बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, कल को ये जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो पार्टनर को पहले अपने नाम पे खरीद करके फिर फर्म के पोर्शन में यूज करना होता है। अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, फर्म के नाम से। सेपरेट लीगल एंटिटी का यही एक बेनिफिट है। जैसे आज की डेट पे रिलायंस के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, मुकेश अंबानी और रिलायंस अलग अलग है, बोलो हाँ या ना। तो यानी मुकेश अंबानी को ऐसा नहीं कि अपने नाम पे जमीन खरीद करके तब रिलायंस को देना है। आज रिलायंस की ये स्थिति है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करेगी, सेल करेगी, बट एक जर्नल पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड नहीं होगी वो नहीं खरीद सकती है बच्चों, ठीक है। और रजिस्टर्ड के बाद भी नहीं खरीद सकती है। कौन खरीद सकता है बच्चों, एलएलपी। एलएलपी के पास फीचर क्या होता है, इनके पास सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर है, ओनर और उसका बिजनेस अलग अलग। सर इसमें एक एडवांटेज यही होता है कि भैया कल को अगर बिजनेस डूबता है तो वो पैसा डूबेगा जो बिजनेस में लगा है मैक्सिमम, आपके घर तक बात नहीं आएगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी कर्जे को देने के लिए। लेकिन जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, नाम में लिखा है अनलिमिटेड, मतलब जितना बिजनेस में लगा है वो तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में जो घर का भी पैसा है वो भी डूब जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा बच्चों फिर हम बात करते हैं बच्चों इसमें परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। एक फीचर खासकर कंपनियों में होता है, ठीक है। आगे चल करके जब हम लोग कंपनी का रिवीजन करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि कंपनीज का फीचर क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन का, बट इसमें नहीं होता है, दिखा है ना। अगर इसमें कोई भी पार्टनर के साथ कुछ भी हो गया तो वो रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। इसीलिए आपका जो अगला चैप्टर है
फंडामेंटल के बाद उसका नाम होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पुनर्गठन होता है, पुराने से वापस से री एग्रीमेंट होता है, इसी वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और फ्रेश पार्टनरशिप बना करके तब काम होता है। यानी किसी तरीके का कोई बदलाव आया तो उसका असर यह आएगा कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। यानी आप इसमें कौन सा फीचर एंजॉय नहीं कर सकते, इसमें परपेचुअल सक्सेशन का फीचर नहीं है कि बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, नहीं। इसमें भैया परपेचुअल सक्सेशन का बेनिफिट क्या होता रहता है, मतलब चाहे कोई पार्टनर आए चाहे जाए, किसी की डेथ हो जाए, इनमें एलएलपी के केस में बिजनेस चलता रहेगा। यहां नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, यहां पे मैक्सिमम 50, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहां फर्म अपने नाम पे कोई एसेट खरीद नहीं सकती, बट यहां पे फर्म अपने नाम पे एसेट खरीद सकती है। इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसमें लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और लास्ट में यहाँ पे पार्टनरशिप का कोई भी नाम रखा जा सकता है, बट ये अपने नाम के लास्ट में सफिक्स करेंगे नेम एज एलएलपी। क्लियर है, मतलब जैसे भी जो भी नाम होगा लास्ट में लिख देंगे एलएलपी, उससे देख के पहचान हो जाएगी कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है। हो गया क्या ये बात खत्म? अरे बोलो यार। फिर इसके अंदर एक टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है कि जब आप किसी चीज का रिटर्न एग्रीमेंट करते हो बच्चों, उसकी को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। अच्छा एक बात बताओ, इसका और एक नाम होता है, क्या बोलते हैं इसे? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप या चार्टर ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या बातें लिखी हो सकती हैं? कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आपको लगती है कि भाई हमें लिख लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा है, कल को झगड़ा लड़ाई ना हो, कैसी भी बात हो सकती है सर। उसके अंदर जैसे नेम, एड्रेस ऑफ द फर्म क्या होगा, पार्टनर का नेम एंड एड्रेस क्या है, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, कौन कितना पैसा लगा रहा है, क्या आईओसी रहेगी, क्या ड्राइंग कर सकते हो, क्या आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, क्या आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, फिर कितनी सैलरी रहेगी, क्या गुडविल रहेगी, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद अकाउंटिंग कैसे करना है, आपको साल में 6-6 महीने में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है या सालाना बनाना है, क्या करना है पहले से तय कर लो। कौन सा मेथड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, ऑडिटिंग कब होगी, बिजनेस किस दिन से स्टार्ट होगा, कितने समय के लिए ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप रहेगी, ये सारी बातें आपको तय करनी है। इसी पे आपके लिए घर पे एक सवाल रहेगा। 2 तरीके की पार्टनरशिप हम लोग ने पढ़ी थी, एक पार्टनरशिप एट विल और एक फिक्स और पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिसे बोलते थे हम। तो वो क्या होता है बच्चों, वो एक बार जाकर के चेक कर लेना। जैसे पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जब तक मेरी इच्छा रहेगी तब तक हम पार्टनरशिप के बिजनेस में रहेंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जिस टाइम बीइंग के लिए या एक पर्टिकुलर काम के लिए होगा, वो स्पेसिफिक गोल हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो उतने के बाद हम अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे। क्लियर है? बट पार्टनरशिप एट विल में एक बहुत खतरनाक चीज क्या होती थी, मैंने बताया था कि अगर किसी एक पार्टनर ने नोटिस पकड़ा दी ना तो पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। वो खतरनाक बात होती थी। चलो, क्या फायदे होते हैं बच्चों पार्टनरशिप बना लेने के, पार्टनरशिप डीड बनाने के क्या फायदे होते हैं बताओ? पहला फायदा बताओ जल्दी से। सर सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि राइट्स हो, ड्यूटीज हो या लाइबिलिटीज हो किसी पार्टनर की कितनी है ये पहले से पता होगा। उसके बाद दूसरा, किसी तरीके का कोई भी बच्चों ना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। देखो बातें जब लिखी होंगी ना, तुम्हें भी पता है, लिख के दे दो यार क्या करना है, बाद में ये सोचो कि हम तो ये सोच रहे थे कि तुम ये कर लोगे, हम ये सोचे कि तुम ऐसा करोगे, हम ये सोचे थे कि तुमको ये करना चाहिए था। भाई जीवन में सबसे बड़ा जो दर्द है ना जीवन में, वो है लोगों की एक्सपेक्टेशन। लोग हर्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं। तो बेहतर है कि अगर आपको कोई रिश्ता बढ़िया चलाना है तो आप क्या करें, एक लिखित तौर पे दे दें। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पे हर चीज लिखी नहीं जा सकती, बट कोशिश करें कि वो पहले से बातें तय हो, क्योंकि जब बात समझने और समझाने की होती है तो फिर आदमी क्या होता है ना, अपने मन में कुछ सोच रहा है, सामने के मन में कुछ चल रहा है, फिर विवाद होता है उसी पे। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी झगड़ा लड़ाई हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी पार्टनरशिप डीड को ले जाकर के कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हो, या कोई समझौता कराएगा वो भी समझा देगा और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड लास्ट थिंग इज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड ऑब्टेनिंग स्टेबिलिटी इन द फंक्शन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, आपकी सारी चीजें स्मूथली चलती जाएंगी। जल्दी से पढ़ लो यहाँ तक। अब बच्चों जो नया टॉपिक आता है इसमें वो खासकर इंपॉर्टेंट है, यहीं से बेस बनेगा आगे के लिए। जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन वगैरह बनाओगे या कोई केस स्टडी वगैरह का टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसकी बहुत मदद मिलेगी। मान लो हमने सारी बातें लिखी, कुछ बातें भूल गए, या भरोसे पे किसी से ओरल एग्रीमेंट कर लिया और कल को वो बंदा मुकर गया, ठीक है। यानी जब कभी कभी क्या होता है, सामने वाले पे इतना भरोसा था कि भाई ये कभी मिलेगा नहीं, उसने कहा भाई दोस्त तेरा ही बिजनेस है, तू काम कर रहा है तो तुझे सैलरी मिल जाएगी, लेकिन जब
अच्छा खासा तुम सैलरी लेने लग गए, तो कल को बोलता है नहीं सैलरी नहीं देंगे, मेरे को प्रॉफिट आधा आधा चाहिए। अब होगा क्या, बवाल होगा। इससे बेहतर है कि तुम लिख लेते। और या तो फिर क्या हुआ, अगर एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओरल एग्रीमेंट होगा या वर्बल एग्रीमेंट हुआ है, या अगर कभी कभी बातें तो होती है लेकिन जल्दीबाजी में आप लिखना कुछ भूल गए, तो इसको बोलते हैं डीड साइलेंट होता है। सब कुल मिला के एक ही चीज है, चाहे आप वर्बल एग्रीमेंट कर लो, चाहे आपकी डीड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे साइलेंट है, जैसे डीड बनी थी लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कहीं लिखा ही नहीं, तो इसको बोलेंगे कि वो साइलेंट है वहां पे। तो कहता है वहां पे देखो भाई, जब झगड़ा होता है, वैसे बच्चों के बीच में झगड़ा होता है तो माँ बाप के पास जाते हैं, तो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होगा तो उनके लिए माँ बाप कौन है, लॉ। और हमारे यहाँ एक ही लॉ चलता है पार्टनरशिप में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब वो एक्ट क्या कहता है भैया कि देखो हमारे यहाँ जो कुछ है वो तेरा है, क्या बोलोगे, जो कुछ है वो, इसी के लिए उन्होंने सेक्शन बोला 13 में जाओ और देखो सारी बातें हमने पहले लिखा है, जो जो 13 में लिखा है वो सब तेरा, बाकी सब जो लिखा है वो मेरा है। सिंपल सी बात है। क्या लिखा है 13 में, 5 पॉइंट से रिलेटेड 5-6 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं इसके अंदर। जैसे बच्चों इधर देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है, किसी तरीके की सैलरी, रेम्युनरेशन और कमीशन किसी भी पार्टनर के लिए अगर नहीं लिखा गया है तो वो चार्ज नहीं कर सकता। क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। अरे इसके अलावा पीएसआर के लिए क्या होगा, बोलो इक्वली शेयर होगा, ठीक। इनफैक्ट याद रखिएगा, अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर होगा तो भी। अब आज का होमवर्क क्या है, एक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की लिस्ट कल देखूंगा मैं, कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, नोशनल पार्टनर क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर, ये सारा पढ़े होगे ना, ये कल की क्लास में मैं कॉपी पे चेक करूंगा, तो आज का होमवर्क ये लिख लेना। आईओसी, अगर कोई भी पार्टनर्स है बच्चों, उसको आईओसी अलाउड नहीं करनी है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना % दिया जाएगा, और आईओडी हमेशा याद रखिएगा ये चार्ज नहीं करी जाएगी। सर चार्ज का मतलब क्या होता है, इधर देखो सारी चीजें दी जाती है पार्टनर को और ये पार्टनर से ली जाती है, इसलिए यहां पे अंग्रेजी में लिखा जाता है चार्ज। अब समरी समझ लो सर, क्या है हमारे पास समरी, क्या है देखो, कुल मिलाकर के अगर देखोगे ना, कुल मिलाकर के अगर देखोगे तो समरी ये कहती है बच्चों कि आप सरल भाषा में अगर समझना चाहो तो चाहे आईओसी हो, चाहे सैलरी हो, चाहे रेम्युनरेशन हो, चाहे कोई कमीशन हो, चाहे आईओडी हो, याद रख लेना इसका एक बड़ा आंसर है, बोलो यार, इसका एक बड़ा आंसर है नो। बस अभी के लिए इतना ही समझो, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना है, दे भी तो भी आग बंद करो। दो बड़ी बातें हैं जिसके लिए आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन, याद रखिएगा, अगर कोई पार्टनर लोन बोल के पैसा दे रहा है बिजनेस में, एडवांस कर रहा है, देखो कैपिटल बोल के देना और लोन बोल के देना में अंतर यह है कि भाई अपने होंगे, ओनर बन के पैसा दोगे तो कैपिटल माना जाएगा, और गैर बन करके पैसा दोगे बोलेगे जैसे नहीं, हमें अपना पैसा ओनर जैसे नहीं देना है, हम उधार दे रहे हैं, पैसा बाद में वापस लेंगे, एडवांस कर रहे हैं, और साथ में जब तक पैसा नहीं देते हो वापस तब तक उस पर ब्याज दो। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखिएगा, ये फिक्स है बच्चों, इस पे आपको कितना देना पड़ेगा, 6% पर एनम देना ही पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों एक चीज और है, याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा पीएसआर के ऊपर जो बात होती है, जितने पार्टनर्स होंगे बच्चों उतने पार्टनर्स में वो क्या हो जाएगा, जैसे 2 है तो 1:1 में बांट देना, 3 है तो 1:1:1 में बांट देना, 4 है तो 1:1:1। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब कुछ केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, मैं कुछ बातें आपको समराइज वे में बता देता हूं, बाकी चीजें डिटेल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पहला ये सबको बता दिया, बोलो लायबिलिटी क्या होती है बच्चों इसमें, अरे लायबिलिटी क्या होती है बोलो यार, लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। हर पार्टनर, अगर कोई मान लेते हैं किसी ने कर ही लिया, आखिरकार मान लो तो कोई ऐसा नालायक पार्टनर है जो कंपटीशन खड़ा करके प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, तो उसको वापस करना पड़ेगा प्रॉफिट, और नहीं किया ना तो मुकदमा हो जाएगा, और मुकदमे के बाद उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेक्शन कौन सा है बच्चों, 16 है, वो ड्यूटी टू पे पर्सनल प्रॉफिट्स है बच्चों। अगर कोई चाहे कंपटीशन की वजह से या तो फर्म के बिहाफ पे, जैसे होता है ना कभी कभी किसी का नाम लेकर के, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मैंने बोला बेटा देखो एक काम करो, मैं अपनी नोट्स तुमको दे देता हूं, लेकिन मैंने ऑफ द ट्रैक बेचा, मतलब बाहर से कहीं मैंने बेच दिया अपनी नोट्स, और वो पैसा मैंने पॉकेट में ले लिया, तो एक बात बताओ वो नोट्स कहाँ की थी, डीसीसी की। मैं कौन हूं, मैं एक नॉर्मली पार्टनर था, यानी मैंने फर्म के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अगर कोई पैसा जनरेट किया तो वो किस में आना चाहिए था, फर्म के पास पैसा आना चाहिए था ना उसका।
लेकिन मैंने उसे क्या कर लिया, अपने पर्सनल जेब में डाल दिया। तो याद रखिएगा, अगर फर्म को पता चल गया तो मुझे वो पैसा वापस करना पड़ेगा, नहीं होगा तो मेरे ऊपर मुकदमा होगा सेक्शन 16 में। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इसके अलावा बच्चों रजिस्ट्रेशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ऑप्शनल होता है। न कराने के 3-4 डिसएडवांटेज होते थे, बट उतना अभी जाने की जरूरत नहीं है। डिसोल्यूशन कहता है बच्चों, ये हम लोग जब डिसोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब कर लेंगे, अभी इसको देखना नहीं है। रिटायरमेंट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं है, जब रिटायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, माइनर वाला। एक माइनर को बच्चों एडमिट किया जा सकता है बस बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए। याद रखिएगा, जब एडमिशन पढ़ेंगे तब उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है? अरे बोलो यार, अभी ये सारी चीजें हमारे पास हट गई। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे सोल प्रोप्राइटर की सारी चीजें बनती थी वैसे ही इसमें बनेगा। हमारे लिए फॉरमोस्ट प्योरिटी है कौन सा, पहला अकाउंट क्या नाम है इसका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है बच्चों, ये एक्सटेंशन होता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मतलब जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाया जाएगा। ठीक है? इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट इज शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये किस लिए बनाया जाता है बच्चों, कि आपने प्रॉफिट को कैसे बांटा है, प्रॉफिट के कितने हिस्से किस तौर पे बांटे हैं। प्रॉफिट में कितना हिस्सा पार्टनर को सैलरी दे दिया, प्रॉफिट में कितना हिस्सा पार्टनर को क्या बोलते हैं कमीशन देने में चला गया, प्रॉफिट में कितना हिस्सा आईओसी में चला गया, ठीक है, कितना हिस्सा आपने भविष्य के लिए बचा के रखा है, रिजर्व है। तो वो सारे काम जो आप करते हो वो उसको क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब बच्चों इसके ऊपर अगर हम बात करें, सर इसका कुछ फीचर होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है सबसे पहला, कि ये कौन बनाएगा बच्चों, कोई पार्टनर नहीं बनाएगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, हमेशा याद रखिएगा इसके अंदर जो भी एंट्री होगी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से। यानी पार्टनरशिप फर्म किसी को दे रही है तो वो उसके लिए खर्चा होगा, और पार्टनरशिप को कोई इनकम आ रही होगी तो वो लिखेंगे क्रेडिट साइड। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, और नॉमिनल का नियम क्या है कि आप एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इनकम एंड गेन्स को। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अब सोचोगे अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो उसमें क्या होता है, जैसे पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर तो नाचेंगे ना भाई, पार्टनर तो नाच रहे हैं कि वाह हमको सैलरी मिल रही, कमीशन मिल रहा है। लेकिन फर्म के एंगल से सोचो, फर्म अगर किसी को सैलरी बांटे, किसी को कमीशन बांटे या किसी को आईओसी दे तो वो सब उसको कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये पहला पॉइंट बताया और ये दूसरा पॉइंट आपस में इंटरलिंक हो गया। अब दूसरा, ये जस्ट किसके बाद बनाया जाता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। तो कभी कभी बोला जाता है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल उसी के जस्ट बाद बनाया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा इसमें एक सवाल और आता है कि अगर आप पार्टनरशिप में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसको कौन गाइड करता है, किसके वजह से बनती है। तो बोलो या तो भाई पार्टनरशिप डीड के वजह से, पहली प्रेफरेंस तो वहीं से चेक होगी। अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो सर जो हमने प्रोविजंस वगैरह पढ़ रखे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। बोलो यार सही है इतना। इसके अलावा बच्चों ये क्या शो करने के लिए होता है कि जो आपने नेट प्रॉफिट कमाया है साल भर में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसको, पार्टनर्स। लास्ट आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है बच्चों, नेचर क्या होता है, जो भी इसके अंदर लिखे गए खर्चे होते हैं उसका नेचर होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट एज चार्ज अगेंस्ट। सर ये दोनों वर्ड मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, क्या मतलब होता है चार्ज का और क्या मतलब होता है एप्रोप्रिएशन का। तो चार्ज का मतलब ये होता है बच्चों कि देना ही पड़ेगा, चाहिए चाहिए चाहिए। एक बच्चा था ना ऐसा जो जिद कर रहा था कि मुझे नहीं पता कहीं से भी ला करके दो, तो खर्चा आपको देना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल याद कर सकते हो कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो आपको अलाउ करना पड़ेगा फुल, इवन अगर फर्म किसमें चली गई, लॉस में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात अगर कर ले बच्चों, जब तक लिखा नहीं, आप क्वेश्चन लिख देगा कि नहीं, ये भी बच्चा जिद्दी बच्चा है। ठीक, अगर नहीं लिखा है तो ये माना जाता है इट इज अ नेचर ऑफ। तो यानी अगर मान लेते हैं 100 रुपया प्रॉफिट है और आईओसी आ रही है 120 रुपए, तो कितना मैक्सिमम दे देंगे, 100 ही रुपए देकर के बात खत्म कर देंगे, लॉस में जाकर के बांटने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इसको बोला जाता है नेचर ऑफ एप्रोप्रिएशन, ना कि इसे कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी पीएनएल के जितने आइटम हैं, और दो आइटम यहां पे जो हम पढ़ेंगे आगे चल करके, कौन कौन सा, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये भले पार्टनर्स को ही दिया जाता है बट ये आइटम जो होता है ये किसका हो जाता है, ठीक है,
मैनेजर कमीशन अलग है, रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो टॉपिक आपको आगे चल करके बात करना पड़ेगा। चलो अब सर इसमें ना हमें फॉर्मेट बता दो। फॉर्मेट क्या है बच्चों, थोड़ा फॉर्मेट ध्यान से देख लो, ये वही था जो आप पढ़ रहे थे अभी। सबसे पहले साल भर का जो प्रॉफिट आया होगा आपका वो आप दिखाओगे यहाँ पे। सबसे पहला बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ये पहला स्टेप आपका। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप जो पार्टनर को सैलरी दे रहे होगे वो दिखाओगे, पार्टनर्स को जो कमीशन दे रहे होगे वो दिखाओगे, पार्टनर्स को जो आईओसी दे रहे होगे वो दिखाओगे। फिर उसके बाद बच्चों अगर आपने कोई रिजर्व बचा के रखा है तो वो दोगे। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। क्रेडिट साइड में एक चीज आती है बच्चों, कौन सी, एक आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बट इसमें कुछ आइटम ऐसे होते थे जो या तो पीएनएल अकाउंट में अलग से दिखाओ, या तो अगर जो प्रॉफिट हुआ होगा, देखो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ है, अगर उसमें से ये तीनों चीजें छूट गई हैं, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर और बोलो यार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसका ट्रीटमेंट ये हो सकता है अगर ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में अगर ये सारी चीजें एडजस्ट नहीं हुई हैं, ठीक है, बिफोर एप्रोप्रिएशन वर्ड लिया हुआ है, तब बच्चों आपको इसको लेस करना पड़ेगा और इस प्रॉफिट को सही करके तब यहां लिखना है। क्या मेरी बात क्लियर है, बोला हाँ या ना। बेहतर होगा कि मैं जब इसके प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, 2-4 क्वेश्चन दूंगा तो वहां से आपको और बेहतर समझ में आएगा। इसके अलावा बच्चों जब सारी चीजें हो जाएंगी तो आप टोटल करोगे, इधर टोटलिंग आएगी बच्चों, इधर बैलेंसिंग निकली तो प्रॉफिट आएगा, इधर आया तो लॉस आएगा। प्रॉफिट में अब दो वर्ड्स लिखे रहते हैं, कभी कभी यहाँ पे लिखा है स्टार बना करके, कभी ये वर्ड लिखा है कैपिटल, कभी ये वर्ड लिखा है करंट। पार्टनर्स कैपिटल कब लिखा जाता है और करंट कब लिखा जाता है, मेथड कितने हैं कैपिटल बनाने के, 2। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मेथड अडॉप्ट होता है और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट यूज होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर क्वेश्चन में फिक्स मेथड बोल दिया है कि आपको फिक्स मेथड से बनाना है तो आप फिर क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चों, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। वो टोटली डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कौन सा है। अब बच्चों इसके अंदर हम लोग बातें कैसे करेंगे, क्योंकि देखो एक एक करके सारे आइटम्स को आपको अभी 1 बाय 1 करके देखना है। जैसे सैलरी से शुरुआत करेंगे, सैलरी, कमीशन और आईओसी, फिर हम लोग बात करेंगे रिजर्व, फिर हम बात करेंगे किसकी, आईओडी की। अगर इतना टॉपिक खत्म हो जाता है तो ये लगभग पूरा रिवीजन हो जाएगा जो उसके सेगमेंट्स के। फिर जाएंगे हम किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल के बाद फिर हम क्या देखेंगे उसमें, पास्ट एडजस्टमेंट। फिर कहां जाएंगे, धीरे धीरे करके ऐसे टॉपिक्स ऐड ऑन होते रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है आपका सैलरी का। सैलरी के क्वेश्चंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं बच्चों, सैलरी या तो वो पर मंथ देगा, ठीक है, या तो वो पर क्वार्टर देगा, या तो 6 मंथ पे। तो जैसा बोले यार सैलरी का बड़ा क्वेश्चन आसान होता है, पर मंथ होगा तो कितने से मल्टीप्लाई कर लेना, 12, क्वार्टरली होगा तो कितने क्वार्टर से मल्टीप्लाई, 4, बस। इससे ज्यादा और कोई सवाल में दिक्कत नहीं आती है। तो हम लोग जो दूसरी दिक्कत आती है बच्चों वो किस पे आती है, कमीशन को लेकर के। कमीशन के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग और एक होगा हमारे पास आफ्टर चार्जिंग। क्वेश्चन में लिखेगा कि वो बिफोर है या आफ्टर है, कुछ नहीं लिखा है तो ये बिफोर मान करके सॉल्व कर देना। वहां पे कहीं पे भी ऐसा वर्ड लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग दिस एंड दिस प्रॉफिट, मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था और बताया भी था, तुम लोग भी ये वाला क्वेश्चन मैं बता दूंगा वापस से कि कौन सा क्वेश्चन करना है, किसके लिए कौन सा क्वेश्चन लगा लेगा तो कितना पढ़ के जाना है। अब जैसे 100-125 क्वेश्चन लगभग हम लोग ने रेगुलर बैच में कराया था, अब 100-125 नहीं करना है, अब वो करना है जिसके थ्रू हम लोग कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लें। एक क्वेश्चन लगाओ जिसके अंदर मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स रहे। क्लियर है, इससे हमें रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी थी, ये चीजें अगर कर लेंगे तो हमारा ऐसे सवाल लग जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है बिफोर और आफ्टर का। बिफोर में क्या होता है बच्चों बताओ यार, परसेंटेज अपॉन, बोलो यार 100, और यहाँ पे क्या है परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। मैंने इसके बहुत सारे लॉजिक दिए हुए थे। कोई भी टॉपिक जो अभी चल रहा है बच्चों, मेरे ख्याल से आधे घंटे में जो कवर हो रहा है, ये लगभग 15 से 20 दिन की क्लास थी। वन शॉट ये भी हो सकता है। हाँ, और हाँ क्या बोला है, क्या बोला है, अब बता रहा हूं। देखो ये सारी चीजें क्या है ना, जब आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते हो तो आप बच्चों को उस कंसर्न में बात करते हो कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका हिसाब क्यों है, धीरे धीरे करके आपके ऊपर डाला जाता है। रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने कोई चीज देखी है,
ऑलरेडी देखी है, आप वापस से रिवाइज कर रहे हो, ठीक। लेकिन कई बच्चे हैं जो पहली बार भी पढ़ते हैं, तो उनको रिवीजन सीरीज इसलिए देखनी चाहिए कि यार, क्योंकि टीचर भी उस समय आपको फालतू जगह पे आपका टाइम वेस्ट नहीं कराएगा, वो आपको वही पढ़ाएगा जो आपको आना है। और ये भी देखना जरूरी है बच्चों के लिए कि वो क्या पढ़ा रहा है। अब पता चला सिर्फ थ्योरी लगवा के चले गए, एक वीडियो में क्या कवर होगा भाई। देखो, चाहे मैं जितना भी तेजी से भी पढ़ा ले रहा हूं, कम से कम मुझे अभी 2 से 3-4 क्लास लग जाएगी फंडामेंटल खत्म करने में, क्योंकि आज से ज्यादा मेरी वर्किंग दूसरे दिन चालू होगी, जिसमें सवाल लगाना पड़ेगा। क्योंकि एट लास्ट बच्चों को क्या लगाना है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है फिर। और एक दिन में हमको भी 8-10 क्वेश्चन का सीरीज बनाना पड़ेगा कि ये 10 करेंगे तो इतने इतने से बात बनेगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ऐसा नहीं समझो कि यही वन शॉट हो गया खत्म, आज ही की क्लास से पूरी बातें खत्म हो जाएगी, ये नहीं है। इसके अलावा भी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस करनी है, फिर आपके जो पीवाईक्यू आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो खत्म करो, और उसके बाद जो बोर्ड का सैंपल पेपर रिलीज है उसको खत्म करो। चैप्टर वाइज चैप्टर चलो। लेकिन इसमें साथ किसका चाहिए होगा भाई? देखो, अकेले ना मैं करवा पाऊंगा, ना अकेले आप कर पाओगे। अगर आपको ये लग रहा है मैं घर पे बहुत धुरंधर बन के कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। इस दोनों जगह में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। मुझे ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है, तुमको ये पूछना है मुझसे, और एकदम अलर्ट मोड में चले जाओ, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस की जैसा। हाँ, दिमाग एकदम एक्टिव रखो अपना। चलो, आईओसी दूसरा बड़ा टॉपिक आता है। कमीशन हो गया, सैलरी हो गई, तीसरा टॉपिक कौन सा है? आईओसी का। आईओसी लगाते समय आपको ये बात जरूर देखनी है। देखो, सिंपल सी बात है यार, जितने दिन आपके पार्टनर्स का पैसा यूज हुआ होगा फर्म में, उतने दिन का इंटरेस्ट आपको चुकाना है। क्लियर है? चलो एक सिंपल सा हिसाब किताब बताता हूं आपको। जैसे, अच्छा इधर देखो, मान लो मैंने कहा ये एक अकाउंटिंग ईयर है। अब पहले 2-4 बातें मैं आपको समझा दूं ताकि आपको चीजें याद आ जाए कि क्या पढ़ रहे हैं। फिर एक टॉपिक आएगा आज आईओडी का, आईओडी भी आज ही खत्म करेंगे। आईओडी के लिए, इसके लिए अलग से कोई दिन नहीं होगा। आज हमारी आईओडी भी खत्म हो जाएगी, आज हमारा क्या बोलते हैं सारा आइटम्स भी हो जाएगा। फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये भी करेंगे। फिर उसके बाद अब 2 सवाल पे आज का, फिर इतने पे फुल स्टॉप लगाएंगे और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालेंगे, जिसमें जितने क्वेश्चन पीएनएल अप्रोप्रिएशन के हैं वो करना है। आज का टारगेट अपना सुन लो क्या है, हम लोग टारगेट पे काम करेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, जर्नल एंट्री रिलेटेड विद पीएनएल अप्रोप्रिएशन, 3 टारगेट है, इससे ज्यादा कोई टारगेट नहीं है। सर अगला जब इसमें मजबूत बनोगे तो अगले दिन पढ़ाऊंगा। जैसे आज आपके पास दिन पूरा यूटिलिटी करो उसकी, कल आपके पास यूटिलिटी के लिए टाइम रहेगा, 2 दिन में भरपूर क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नहीं है आपके पास, बुक्स नहीं है, तो मैं कुछ क्वेश्चन के पीडीएफ बना करके ग्रुप में भेज दूंगा, यही पढ़ो, उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। पहले वो खुद से लगाओ, आपकी बुक के ही होंगे ज्यादातर क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा कि बुक के देने के, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे लगेगा तो वो दे दूंगा मैं। क्लियर है? आप पहले जब अभी मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो टॉपिक बाय टॉपिक करोगे। आज का टारगेट क्या है हमारा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, दूसरा क्या है? पार्टनर्स कैपिटल, और उसमें तीसरा क्या है? जर्नल एंट्री, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है जर्नल एंट्री, अब बच्चों को नहीं पता होता जर्नल एंट्री कैसे बनाना है। 3 टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उससे फायदा क्या मिलेगा? ये इसके अंदर सब टॉपिक है, जैसे कमीशन सब टॉपिक है, आईओसी सब टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन लोन सब टॉपिक है, ये सारे आइटम इसी के अंदर हो जाएंगे। फिर कल तक कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप परसों पहले डाउट क्लियर करना कि सर इतना जो आप पढ़ाए इसमें मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं वहां सपोर्ट करूंगा। फिर मेरा उस दिन का टारगेट रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट। क्या पढ़ाऊंगा? फिर 2 दिन किस पे लग जाएगा मेरा? फिर 2 दिन मुझे लगेगा किसके क्वेश्चन खत्म कराने में? पास्ट एडजस्टमेंट। तो मेरा कितना टॉपिक खत्म हो जाएगा? 3, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और पास्ट एडजस्टमेंट। फिर चौथा दिन मैं दूंगा जिसमें मैं गारंटी पढ़ाऊंगा, और फिर गारंटी पढ़ाने के बाद सीधे आपको जो सैंपल पेपर है और जो पीवाईक्यू है उसकी सीरीज मिल जाएगी। आपका पूरा चैप्टर पहला खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में ज्यादा समय देना है, किस चैप्टर में कम समय देना है वो मैं बताऊंगा। जैसे गुडविल के लिए हम सिर्फ 2 दिन रखेंगे। पहले दिन में हमारा सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्लास में क्वेश्चन भी लग जाएगा, और कौन से सिलेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं वो मैं बता दूंगा समय के हिसाब से। ये नहीं कि कोई चैप्टर मुझे पढ़ने में बहुत मजा आ रही है तो मैं उसमें खूब दबा के टाइम खर्च करूंगा।
किसी का सुन करके भेड़ चाल जैसे मत भागो, अपने नियम अपने कायदे कानून खुद बनाओ। हाँ, जो लास्ट में ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि इनकी पार्टनरशिप बहुत दिन छूटी हुई है। इसके बाद जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी तो हमारा आखिरी महीने में यानी फैब के अंदर जो हमारा काम होगा वो शेयर्स वाले पे पूरा 16 नंबर पे काम होगा। मतलब 16 नंबर का शेयर्स और 8 नंबर का वो 24 नंबर का लगभग हमारे ऊपर काम करना है हमें। और क्योंकि आप लोगों ने जस्ट अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा है शेयर्स का चैप्टर, इसलिए सबसे ज्यादा लंबा गैप आ गया था पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप एक बार वापस से याद आ जाएगी। ठीक है, चलो अब ये देखो आईओसी के लिए हिसाब किताब। जैसे मान लो ये अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल को, ये मान लो 24, ये है 31 मार्च 2025। मान लो किसी ने साल भर सिर्फ कितना पैसा लगाया बच्चों, 1 लाख। बताओ इसकी आईओसी 10% पे कितनी आएगी, 12% पे कितनी आएगी? कुछ भी करना है बट क्या किया होगा, 1 लाख इंटू 12% अपॉन 100, खत्म हो गया। अब मैंने तुमसे ये कह दिया इसी में कि इसने ना 1 जुलाई को बच्चों ध्यान से सुनो, इसने 1 जुलाई को 50,000 रुपए ज्यादा लगा दिया। कितना लगा दिया? 50,000 रुपए। आप मुझसे बोलोगे सर आप ये बता दो इंटरेस्ट कितना % है? मैंने कहा 10%। अब आप क्या करोगे बच्चों, 1 लाख पे कितने दिन का ब्याज निकालोगे? कितने दिन का ब्याज निकालोगे यार, बोलो ना यार, 3 महीने का। फिर आपने 50,000 अगर नया लगा दिया तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,50,000 हो गई क्या? अब आपको यहां से लेकर के यहां तक का कितना इंटरेस्ट चुकाना होगा? क्लियर है? ये कितने महीने का हो गया? 3 महीने का। ये कितने महीने का हो गया आपके पास? 9 महीने का। यहां तक कि जब बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको मंथ की काउंटिंग तक सिखाई है कि कब 1 लेना है कब 1 नहीं लेना। बहुत कुछ पढ़ाया भाई। ये अगर आज मैं जो 1 हफ्ते में कर रहा हूं वो 1.5 महीने पढ़ाया मैंने, फिर भी 1 हफ्ता हमें लग जाएगा इसको खत्म करने से ढंग से। मेरा ये टारगेट है कि इस महीने के अंदर अंदर आप खत्म कर डालोगे तो आप अपना बहुत बड़ा कह सकते हो ग्रह खत्म करोगे। और यही जीने मरने, और इसमें ये नहीं कि सिर्फ अकाउंटेंसी चलनी चाहिए भाई, अपनी प्लानिंग ये करना सिर्फ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नहीं है, सभी कुछ देखना है। यहां सबसे बड़ा दर्द यही है, बच्चा एक सब्जेक्ट अनेक, हर टीचर आएगा अपना ही गुण गाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अकाउंट्स का टीचर हूं तो मैं ये बोल दूंगा बेटा इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, हिंदी नहीं पढ़ो या इंग्लिश नहीं पढ़ो या अपना। सब पे बच्चों यही तो सबसे बड़ा प्रेशर है तुम्हें झेलना। पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही है कि तुम कौन टॉप करेगा इसमें, कौन क्या बोलते हैं अपने लाइफ में, ये नंबर भी डिसाइड नहीं करेगा। बट ये जो आप जर्नी आप जीने वाले हो अपने लाइफ में, ये जर्नी ये बताएगी कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस लेवल है। क्योंकि लाइफ तुमको किस गेम में फेंकेगी ना उठा करके, तुमको भी नहीं पता चलेगा। तुम्हारे लाइफ में हर दिन कुछ उथल फुथल रहेगा। और जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है ना उसका पेशेंस लेवल बस अच्छा होता है। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री कहीं काम नहीं दे रही जीवन में, लेकिन हाँ वो बच्चा उस जर्नी को जो जिया कि 1 महीने पहले उसने बढ़िया से तैयार करके अपना सारा चैप्टर तैयार करके टेस्ट दे दिया। इसका मतलब लाइफ में अगर कोई सिचुएशन आएगी उस चैलेंज को तुम एक्सेप्ट करोगे और जी लोगे। पढ़ाई जीवन में ये सिखाती है। तो ये एक वॉर जोन है, अलर्ट कर लो अपने आप को, मैदान में कूदो और लड़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो यार। चलो अब इस पे आपका इंटरेस्ट जो भी बनेगा तो इतने टाइम पीरियड का क्या करोगे, बोलो यार कितना आएगा? कितने महीने के लिए था? 3/12। इतने के लिए क्या करोगे? 1,50,000 इंटू कर दोगे 10%, इंटू कर दोगे 9/12। जो दोनों का अलग अलग आंसर आएगा साथ में क्लब कर लेना। क्लियर हो गया? इसी में कोई महान अनुभव एक काम और कर लिए। 1 जनवरी को 2025 में 20,000 निकाल लिए। तब बताओ अब क्या होगा स्थिति? सर अब स्थितियों में बड़ा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा सोचो। देखो मैं क्या कह रहा हूं ना, जहां समय कम खर्च करना है, देखो ये समझ लो एकदम पैसे की तरह है। ये जो समय बह रहा है ना ये पैसा है, समझ लो। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। और कई लोगों को बड़ा खराब, सर ये वाला क्वेश्चन ना तो आप 3 दिन में कराए थे, यहाँ 1 दिन में बड़ा जल्दी करा रहे। भाई इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत और जरूरी में बड़ा फर्क होता है। अभी जरूरी के पीछे भागो, जरूरत तो तुमको बहुत चीजों की है। चलो आ जाओ इधर। 20,000 हो गया तो ये कितना आ जाएगा? 1,30,000। अरे बोलो यार, आ जाएगा ना? अब इधर देखो, यहां से यहां तक का, अरे बोलो यहां से यहां तक का कितना आ जाएगा? 1 लाख कितने % पे? मैंने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था? 10। यहां से यहां तक का अप्रैल में जून
1 तारीख से अलग सीजन काउंट होगा, इससे पहले का 1 हो जाएगा, तो ये 3 अपॉन, फिर ये आपका जब नया पैसा लग गया 50,000, तो अब पैसा कितना हो गया 1.5 लाख, इंटू कर दोगे कितना परसेंट बच्चों, इसके अलावा क्या हो जाएगा 6/12, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 20,000, फिर निकाल दिए तो 1,30,000, अरे बोलो यार 1,30,000 इंटू कर दोगे कितना परसेंट, 10%, अरे बोलो यार 3/, अच्छा इसमें एक चीज बताई थी मैंने कि सबका समरी जोड़ लोगे कि क्लास में सही लगाए हो नहीं लगाए हो, तो इन सबका जोड़ लो, 3, 6 और 3 सब जोड़ लो, कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, तो इनका मतलब समरी कर लोगे तो तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। सही है, आ जाओ बच्चों। अब सर हम लोग वापस से चलते हैं हमारा हिसाब किताब पे। हम तो क्या पढ़ रहे थे, आईओसी ना। आईओसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या क्या बातें जो मैंने अभी तुम लोग को बताई है, वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले आईओसी कैलकुलेट करते हैं हम पार्टनर्स को, क्यों करते हैं, क्योंकि उसने हमारे बिजनेस में क्या लगाया है, कैपिटल। मैंने इसके पीछे बहुत कहानी बताई थी, एक लोग 1 लाख है, एक लोग क्या बोलते हैं खाली 30,000 रुपए लगाए, तो दोनों में अंतर क्या हुआ, फायदा वो भी लेके जाएगा, फायदा वो भी लेके जाएगा। तो जब कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा तब फिर आदमी पैसा लगाने के लिए प्रेफरेंस देगा। ठीक है, अब याद रखना है ये किस पे कैलकुलेट होगी। अभी मैंने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया था, क्या मेरे लिए टाइम मटेरियलिस्टिक था कि नहीं था, मैं क्या देखता था कितने महीने के लिए ब्याज देना है, फिर दूसरा क्या देखता था उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अभी मैंने जो कराया वो 10 पे था। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना कितना है, इसके अंदर आपको ऑल्सो कंसिडर करना है कि नया पैसा लगाओगे तो एडिशनल कैपिटल निकालोगे। तो एक हमेशा बात याद रखना, इसके ऊपर हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकाल करके तब इंटरेस्ट फाइंड होता है। याद आया, ये झेलाता था बच्चों को। पहले वो चीजें जो नॉर्मली ऐड और लेस होती है उसका रिवर्स करके ओपनिंग कैपिटल पे जाओगे, फिर ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलता है। कभी भी याद रखिएगा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, फिर उसमें जो एडिशनल कैपिटल लगाए होंगे उस पे आपको क्या देना पड़ेगा बच्चों। और अगर कोई डेट ऑफ ड्रॉइंग आपको दिया है, मैंने बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन कराए इसमें, लेकिन क्या अभी उतने की जरूरत है क्या, वो जो पहले की नॉलेज है वो आपकी बर्बाद नहीं जाएगी, ऐसा मत समझना कि कभी वो चीज बर्बाद हो जाएगी, उसका फायदा रहेगा हमेशा। ठीक है, अब आ जाओ, कहता है इट इज ऑलवेज मेंशन, किस पे मेंशन रहेगा बच्चों बोलो यार, ये हमेशा कहां पे मेंशन रहता है, पार्टनरशिप डीड में। अब ध्यान से सुनना, इसका नेचर अगर क्वेश्चन में लिखा होगा, हो सकता है इसका नेचर क्या बन जाए, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन गया तो वो कहां चला जाएगा बच्चों, पीएल अकाउंट में। क्लियर है। अब बच्चों इसके अलावा नहीं तो आमतौर पे उसको क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो बच्चों जल्दी से बताओ क्या ये 2 टॉपिक हम लोग ने पढ़ लिया, बोलो हाँ या ना। अब इसके अलावा इसका कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, ये रूल्स मैंने आपको वैसे सिखाया था, एक बार रूल्स मेरे साथ देखोगे, क्या गो थ्रू करोगे और ये खुद से बताओ। ये बताओ अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेफरेंस पे क्या बात कर रहा है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन मानना है ना। अरे क्या मानना है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन में हम लोग का डीड जब साइलेंट होता है आईओसी पे तो क्या प्रोविजन बनाया जाता है, नहीं देंगे। तो ये देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। दूसरा केस, अब फिर से पार्टनरशिप डीड में तो दिया हुआ है कि आईओसी देनी है, लेकिन फिर से साइलेंट हो गया कि भैया ये आइटम जो है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो क्या मान करके काम करना होगा, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन की 3 स्थिति हो सकती है। मैं कहता हूं मेरे पास दबा के पैसा रखा हुआ है, प्रॉफिट एकदम झमाझम है, तो भैया किस बात का गम है, उठाओ और उठा करके बांट दो। तो पहली सिचुएशन कहता है इन केस, कहां गया बी वाला है, छोड़ो पहले बी वाला सिचुएशन, इफ प्रॉफिट इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ज्यादा पैसा है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना है 50,000 है 5 लाख, क्या दिक्कत है यार, क्या करोगे बोलो, क्या करोगे, अलाउ कर दो पूरा फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन बच्चों इसी स्थिति में हो गया लॉस, बोलो अब क्या है, तो एक बात बताओ, लॉस है और नेचर नहीं पता है, तो क्या माने थे कि आप तो हमारे अपने हैं, और अपने अगर लॉस में होते तो क्या तुम जिद करोगे कि हमको दिलाओ, आज हमको 5 स्टार में खाना खिलाओ, नहीं ना। अगर वो अपनी होगी तो समझ जाएगी कि जेब में कितना पैसा है, हाँ उसी हिसाब से डिमांड करेगी ना बाबू। अगर अपनी नहीं होगी तो फिर डायमंड रिंग चाहिए उसको, हाँ देखा समझ में आता है इनको।
तो देखो जो अपना होगा, लॉस में रहोगे तो वो कभी भी कुछ भी मांग नहीं करेगा। लेकिन बच्चों इधर देखो, प्रॉफिट लेस है पैसा है। अब बर्थडे पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि तुमको 5 स्टार होटल में लेके जाके खाना खिलाना है, लेकिन कुछ तो स्पेशल कराओगे ना यार। हाँ, तो मतलब कहीं अपने बजट के हिसाब से बैलेंस करोगे। तो वही है, अगर प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट है, अरे बोले यार, प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ ना यार। जो रेशियो निकालेंगे, मतलब जितना इंटरेस्ट रहेगा, जैसे एक एग्जांपल देकर के बताता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। एग्जांपल देता हूं, चलो। देखो जैसे मान लो ए और बी, इन दोनों को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। मान लेते हैं इसको देना है 8,000, इसको देना है 16,000, ठीक। तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, तो बात बनेगी 24,000। लेकिन प्रॉफिट फर्म के पास है ही कितना बच्चों, प्रॉफिट है 15,000 का। अब क्या ये स्थिति आ गई, बोलो हाँ या ना। ये केस हमने ऑलरेडी एक जगह और पढ़ा था कि जब एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट होता है, ये वाला केस करा रखा है मैंने, ठीक है। अब एक बात बताओ क्या करें, कुछ तो है, देना इसको भी पड़ेगा, देना इसको भी पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता 15 में पहले 8 वाले को पूरा खुश कर दें, जाओ तुमको दे देते हैं 8,000, बाकी जो बचेगा वो किसको दे देंगे, ये नाराज हो जाएगा। अब बोलेगा वही ज्यादा अपना है क्या, हम अपने नहीं थे क्या। उसकी बात तो सुन लिए, हमारी बातें दोनों की पूरी पूरी होंगी, लेकिन उनमें कुछ दूरी होगी। तो वो दूरी और अधूरी बातें कैसे पूरी होगी, रेशियो बनाओ, दोनों का रेशियो बना लो। हाँ, दिक्कत ये है ना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी कैपेसिटी, अगर ये चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर एकदम धुआं हो जाएगा। फिर एक गाना गाओगे, आज धुआं धुआं, कौन सा वाला है, आज धुआं धुआं कर दूंगा मैं, तो यहां से भावनाओं में हाँ हाँ डूब जाओगे तो। चलो आ जाओ इधर, क्या करोगे इधर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। यहाँ पे लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, मान लो 15,000। अब दिक्कत यह है कि ए और बी का क्या करना पड़ेगा, इनका इंटरेस्ट निकालो, और ये क्या आया 1:2, एक रेशियो निकल गया। अब क्या है 15 ही हजार है और 1:2 में बांट देना। इसमें फिर पीएसआर चेक करने मत बैठना, पीएसआर का काम फिर खत्म हो जाएगा। जिसको जितना देना है उस आइटम का एप्रोप्रिएशन करना। क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना यार। अब 1:2 में बांटो, देखो कितना कितना आ जाएगा, बोलो ना यार, अरे बोलो यार। आईओसी कितना दे दोगे, ए को कितना चला जाएगा 5, और इसको कितना चला जाएगा बी को। तो देखो ऐसे क्या हुआ ना, इसको भी बुरा नहीं लगा, हमने सही जस्टिफाइड भी रहेगा ना। 8 देना था उसको 5 दिए, और इसको 16 देना था इसको 10 दे दिए, तो किसी के साथ हमने कुछ गलत नहीं किया। क्लियर हो गया सिचुएशन। अब बच्चों लास्ट में एक सिचुएशन है, अब जब बच्चा जिद्दी आ ही जाए, नहीं हमको चाहिए, 24 पे बात हुई तो 24 दो, तो क्या करोगे, पैसा है 15,000, क्या करोगे बोलो यार। जिद कर लेगा तो क्या करोगे, लॉस में चले जाएंगे, देना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन ये आखिरी है, पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस। अगर क्या लिख दे कि ये जो पार्टनरशिप डीड में आईओसी जो प्रोवाइड की गई है, ये इंटरेस्ट कैसा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है। अब बच्चों इसमें देना पड़ेगा। इस स्थिति में जब आप लॉस में चले जाओगे तो ये खर्चा आपका, याद रखना है, इकलौता ऐसा केस है कि यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आकर के वो कहां जाएगा। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसके ऊपर अगर आपको सवाल देखना होगा, बुक में भी आपके साथ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, डीके गोयल वगैरह में भी होगा, ठीक है। तो वो वाला एक क्वेश्चन देख लेना, इस पे यही है क्वेश्चन, यही है आपका। एक बार मैच कर लेना कहां पे है, इसको सॉल्व कर लेना, फिर देखा जाएगा। अब बच्चों इसमें कैलकुलेशन ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ क्या करना है हमें, ओपनिंग कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना बंसल जी। अच्छा ये बताओ, दो तरीके के मेथड है, लेकिन पेपर में जनरली क्या आता है मैं वो भी बता देता हूं। पेपर में आता है फ्लैक्चुएटिंग, लेकिन बच्चों को जो नहीं पता होता आमतौर पे वो होता है फिक्स्ड वाला। देखो फिक्स्ड में इसमें बस इतना ही स्टेप होता है, इतने ही स्टेप में करना है, बाकी कुछ नहीं करना है।
फ्लैक्चुएटिंग में पूरा स्टेप में जाना पड़ेगा। बोलो यार, क्लियर है? अरे बोलो यार यस और नो। इसमें क्या था, मैंने इसको याद करने का भी एक ट्रिक दिया था, एसी और डीसी बाकी सबकी ऐसी की, यही बोला था ना। एसी मींस एडिशनल कैपिटल, डीसी मींस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, बाकी सबको छोड़ दो, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होगी चाहे वो प्रॉफिट की हो, लॉस की हो, एडिशनल मतलब एडिशनल कैपिटल और क्या बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, बस दो ही। डीसी का मतलब हुआ ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, बस इन्हीं दोनों का ट्रीटमेंट होगा, क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, बस खत्म। और सर इसके अंदर तो सब कुछ जाएगा, वो सारी चीजें जो जीवन में जोड़ी जाती थी वो यहां पे क्या होगा, यहां तोड़ी जाएंगी। मतलब क्या हुआ सर, जैसे क्या क्या ऐड होता था बताओ ना यार, बोलो यार। सर ऐड क्या क्या किया था आज तक? विड्रॉल तो हमने माइनस किया था, तो ड्राइंग को यहां पे क्या करना है, ड्राइंग चाहे कैपिटल से हो चाहे ड्राइंग, बोलो यार, ड्राइंग नॉर्मली है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और वैसे मैंने तुम लोग को क्लास में एक बात बताई थी, आगे चल करके वापस से रिकॉल करा भी देता हूं। ड्राइंग दो तरीके के होते हैं, या तो फायदे में से निकालोगे या तो जो पूंजी है उसमें से निकाल लोगे। क्वेश्चन में जब कुछ नहीं पता होता तो ये मानते हैं कि फायदे में से निकाल रहे हैं। आईओडी किस टॉपिक पे कैलकुलेट किया जाता है, जो पैसा आप कैपिटल से नहीं निकालते बेटा, फायदे से निकालते हो, उसके लिए ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी सिर्फ ड्राइंग वाला जो आईओडी उसके लिए पढ़ाया जाता है। और जो कैपिटल से निकाल लेते हो वो कहां एडजस्ट हो जाता है, वो इसी की कैलकुलेशन में एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए देखो यहां पे स्पेसिफिकली उसके ऊपर बात किया। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह होगा तो वो ऐड बैक हो जाएगा, लॉस होगा तो वो ऐड होगा। अब जो चीजें नॉर्मली पहले लेस होती थी अब ये वापस से क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे अरे सॉरी यार, जो चीजें वहां ऐड होती थी यहां लेस होगी। जैसे अगर हम बात करें एडिशनल कैपिटल क्या होता था हमारा, ऐड, तो यहां पे वापस से क्या करना पड़ेगा, लेस। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया होगा तो वो भी लेस, अगर प्रॉफिट का शेयर होगा तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, पक्का। अब इस पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे ये बता सकते हो क्या, ये वाला पार्ट बता सकते हो क्या, कॉपी में लिख लेना कहीं पे। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, बोलो हाँ या ना। ओपनिंग कैपिटल पे मैंने बोला था इनटू कर देना परसेंटेज अपॉन 100, ये पूरे फुल ईयर का ले लेना, बोलो हाँ या ना। इसमें क्या ऐड कर देना था, जो एडिशनल कैपिटल होगा उस एडिशनल कैपिटल पे परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। हो सकता है ये एडिशनल कैपिटल अक्टूबर में लगी हो तो कितने महीने के लिए मिलेगा, 6 महीने के लिए, तो उतने 6 महीने का इंटरेस्ट यहां पे जोड़ लेना। सही है, बोलो हाँ या ना। इन दोनों को ऐड करने के बाद बच्चों अब ध्यान से सुनना, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दिया हुआ है, वैसे तुम्हारे यहाँ 12th में इतने पे ही तुम्हारा 90% क्वेश्चन हो जाएगा। एक आध कोई क्वेश्चन 100 में होता है जो हमने प्रैक्टिस किया है, पेपर में इतने आने की संभावना, लेकिन फिर भी समझ के चलो, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दिया हुआ है, डीएसी दिया हुआ है और इसकी डेट देगा, इसकी क्या दे देगा, और याद रखना अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसका कोई ट्रीटमेंट यहां नहीं करना है, नॉर्मल ड्राइंग है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, जब तक वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल और डेट नहीं दिया हुआ तब फिर उस पर निकाल करके क्या करोगे यार, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12 क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये माइनस कर लेना, बाकी यहीं तक आप नॉर्मली समझ के चलो। ये तब का टॉपिक है बच्चों जब आपको क्या फाइंड करना है, आईओसी, और पहले क्या निकाल करके फाइंड करना है, ओपनिंग कैपिटल। याद रहेगा, बोलो हाँ या ना, पक्का। लॉक कर दे, अरे बोलो यार। चलो आ जाओ बच्चों, ये टॉपिक हमारा ओवर हो चुका है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है बच्चों वो है आईओडी। आईओडी क्या होती है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा सर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर निकाली जाती है, पहले तो ये समझ लो। चाहे आप कुछ भी कैश में निकालो चाहे काइंड में निकालो, बस फर्म से निकालो और किस यूज के लिए निकालो, अपने पर्सनल। ठीक है, अपने बाबू सोना को कुछ भी दोगे तो पर्सनल यूज है, पक्का ना, बिजनेस का यूज का तो नहीं है ना, पक्का ना यार। चलो अच्छा इधर देखो, फर्म चार्ज क्या करेगी इसके ऊपर, पार्टनर से क्या चार्ज करेगी, हाँ क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड, किसके रेफरेंस पे कैलकुलेट किया जाएगा बताओ, टाइम
फॉर विच द मनी वॉज विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। जितने दिन के लिए आपने पैसे निकाले हैं उस साल के अंदर उतने दिन का ब्याज आपको देना है। क्लियर है? अब इसमें आप जब भी बात करेंगे ना तो ये जरूर चेक कर लेंगे कि ये किस रेट पे कैलकुलेट करना है। आपको कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी कैलकुलेट करना है जब वो कहां पे मेंशन होगी बच्चों, डीड में। अगर डीड में नहीं लिखा है तो समझ लो 1 रुपया नहीं देना है। फिर इसके बाद एज पर आपको पता है अगर डीड नहीं बनी है तो कुछ भी आपको चार्ज नहीं करना है। इसके अलावा ये कहां पे जाएगा बच्चों, ये कहां पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गेन होता है किसके लिए, गेन होता है फर्म के लिए। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है इस पे, ये पूछ देगा कि बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो गेन है फर्म के लिए, इसलिए कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो क्रेडिटेड किसमें होगा बच्चों, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। और डेबिट किसमें होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो। तो यहां से एमसीक्यू आ सकता है। चलो इसके अलावा बच्चों हम लोग ने जब बात करी थी, ज्ञान की बात हम लोग ने ऑलरेडी आपको समझाई हुई है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बताया था ना। अच्छा हम लोग आईओसी किसके लिए निकालते हैं बच्चों, इधर देखो आईओसी किसके लिए निकालते हैं, सॉरी आईओसी किसके लिए निकालते हैं, इसके लिए, ये यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, आईओडी। अब बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस पूरे चैप्टर का, सबसे अच्छा सबसे मजेदार, वो है अगर आपको क्वेश्चन में ना सबसे पहले ये चेक करना है कि रेट क्या दिया हुआ है, विद पर एनम है या विदाउट पर एनम है। अगर क्वेश्चन में पर एनम दिया है तो आप फिर से फर्दर चेक करो क्या क्वेश्चन में डेट गिवन है या डेट गिवन नहीं है। मतलब दो चीजें देखनी है आपको यार। पहली बात डेट दिया है कि नहीं दिया है, पर एनम दिया है कि नहीं दिया है, देखोगे। अब अगर जब आपको ये दे दे क्वेश्चन में पर एनम और डेट भी दे दे, तो ये बचपन से अभी तक जो करते आ रहे हो, एओडी का मतलब क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12, खत्म हो गया। इसमें क्या करोगे बच्चों, जब डेट नहीं है तो हमें नहीं पता क्या होगा, मैंने इसका लॉजिक भी दिया था, जब नहीं पता होगा तो आधा आधा बांटना है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, बस ये दो सिचुएशन खत्म। अब बच्चों इस रेट को हम लोग फ्लैट रेट कहते हैं, जहां पे डायरेक्टली परसेंटेज लिखा लेकिन कुछ आगे पीछे नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है? तो बच्चों इस कंडीशन में क्या हो, चाहे डेट दे चाहे डेट ना दे, इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, बोलो यार, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू परसेंटेज अपॉन 100, बात खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का पक्का? अच्छा अब आ जाओ बच्चों, इसके लिए एक जल्दी से क्वेश्चन ये वाला करके दिखा दोगे, वैसे सबको याद भी होगा। जैसे ये वाला जो डाटा था, डेट गिवन नहीं है तो हमें नहीं पता, तो सीधे सीधे ये दिख गया ना, क्या दिखा इसमें, ठीक। तो कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे भी हमको क्या है, डेट भी दे दिया है और अमाउंट भी दे दिया है, तो उससे क्या मतलब है, आगे क्या लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू परसेंटेज अपॉन 100, इसका आंसर क्या होगा 2000। बट इस कंडीशन में डेट नहीं दिया है और लेकिन क्वेश्चन में पर एनम दिया है, तो क्या मानना पड़ेगा, मतलब 40,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, तो कितना हो जाएगा, सही है। इसमें ये बताओ डेट क्या है, 1 जनवरी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने तारीख को क्लोज हो रहा है, तो जनवरी से 31 मार्च कितना महीना हो गया, डेट के साथ पर एनम भी दिया हुआ है, अमाउंट भी दिया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, 50,000, अरे बोलो यार, 50,000 इंटू क्या हो जाएगा 10% इंटू क्या हो जाएगा 3/12, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा 1250। याद आ गया? चलो अब जब भी आप काम करते थे इसमें, हम लोग ने बोला था इस आईओडी को निकालने के लिए कई सारे मेथड्स भी दिए गए। मेथड्स है जिसको बोला जाता है, एक होता है हमारे पास एवरेज मेथड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चल करके हम लोग 3 मेथड के नाम से पढ़े थे, कौन कौन सा, सिंपल, फिर कौन सा पढ़े थे, प्रोडक्ट, फिर कौन सा पढ़े थे, क्लियर हुआ ना। और सबके लॉजिक्स हम लोग ने उस समय भी करा दिया था, आज भी वापस से रिकॉल करवा देते हैं। ये बताओ इसमें हम लोग कोई भी मेथड चुनते हैं तो वो दो चीजों को देख करके चुनते हैं, पहला टाइम गैप और दूसरा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना कितना आपने विड्रॉ किया हर बार। फिर इसमें दो बातें चेक करते हैं, इक्वल अमाउंट टाइम गैप का है, टाइम गैप का मतलब जैसे अगर 1 जनवरी को आप पैसा निकाल रहे हैं तो फिर नेक्स्ट 1 फरवरी को, फिर नेक्स्ट कब निकाला, अगर 15 तारीख को निकाल रहे हैं तो 15 15 15, या लास्ट डे को निकाल रहे हैं तो लास्ट डे, तो कॉमन गैप कितना हो गया, सेम, तो इसको बोला जाएगा, इसको क्या बोलोगे, इक्वल। कभी तुमने निकाल दिया, तुम्हारा दिल कह रहा है कि कभी हम 1 जनवरी को निकालेंगे, फिर कभी हमारा मन कर रहा है हम 14 फरवरी को निकालेंगे, फिर कभी हमारा मन कर रहा है हम 31 मार्च को निकालेंगे, तो कोई कॉमन चीजें दिख रही हैं क्या, नहीं दिख रही, ठीक है।
हाँ, अगर देखोगे तो बहुत कुछ कॉमन दिखेगा। चलो इधर देखो, इक्वल अमाउंट का गैप है, इक्वल अमाउंट का गैप है, तो मतलब एक बार 10 है, फिर 10 है, फिर 10 है, हर बार कितना निकाला? 10 10 10। ठीक, इसको बोलेंगे इक्वल। कभी तुमने निकाला है 10, फिर कभी निकाला 25, फिर निकाला 10, इस बीच खर्चा ज्यादा हो जाता है। चलो, तो अगर अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हो तो फिर खर्चा, और इधर देखो अलग अलग अमाउंट को हम लोग बोलेंगे अनइक्वल। अब इसमें मेथड सिलेक्शन क्या करना होगा, इधर देखो, अगर ये दोनों इक्वल इक्वल वाला आ गया बच्चों, इक्वल और इक्वल वाला आ गया, तो हम लोग कौन सा मेथड प्रेफर कर देते हैं? सिंपल या अरे एवरेज, वेरी गुड। और अगर कोई भी चीज अनइक्वल हो गई तो हम लोग क्या चले जाएंगे? प्रोडक्ट पे। देखो सिंपल मेथड से हर टाइप का आंसर आता है। पहले तो सिंपल मेथड वही है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू परसेंटेज अपॉन 100 इनटू, अरे बोलो ना यार, ये वाला यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग इतने देर से। अब मैंने इसमें ज्ञान की बात क्या बताई थी उस समय? ज्ञान की बात ये बताई थी, मैंने बोला था ये मेथड सारी सिचुएशन पे एप्लीकेबल है, बट हम इसे लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते हैं बच्चों? उसके पीछे का कारण ये प्रेफर्ड तब करना है जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ड्राइंग्स की कम है। अब साल भर में 1-2 बार निकाला है तो आप सिंपल मेथड से निकाल लो, लेकिन आप 12 बार निकाला है, 15 बार निकाला है, तो बेहतर है कि किसकी तरफ चले जाओ? एवरेज मेथड। आ जाओ बच्चों, अब एवरेज मेथड की बात कर ले हम लोग। अब एवरेज मेथड में फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों हमारा? पहले तो प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद एवरेज है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो यार, टोटल प्रोडक्ट अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। इसका भी लॉजिक मैंने क्लास में दिया था आपको, क्यों 1/12 ही लेना है, दिया था ना? वो हट गया था ना, रेट इनटू टाइम, टाइम वहां पे चला गया, ये दोनों रेट और टाइम इसके साथ था, तो यहाँ पे जो खाली जगह रहेगी वो क्या बचा? 1/12। अच्छा इधर देखो, एवरेज मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू परसेंटेज अपॉन 100 इनटू एम अपॉन 12। एम का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एवरेज मंथ। अच्छा ये बताओ, एम का मतलब यहाँ पे क्या है? वेरस एवरेज मंथ। अच्छा इधर देखना, एक चीज और है, अभी प्रोडक्ट मेथड कैसे आपको सॉल्व करना है, एक एग्जांपल दिखाते हैं, जल्दी जल्दी आप डाटा बताओ मुझे। एक एग्जांपल देख लो, जैसे अगर मैं ये कहता हूं इसका हमें कौन से मेथड से आंसर निकालना है? अरे बोलो यार, कौन से मेथड से आंसर निकालेंगे हम लोग? चलो बताओगे क्या? सबसे पहले एवरेज मेथड में हमें क्या चेक करना होता है? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे रिमेनिंग मंथ कितना है हमारे पास। सर ये रिमेनिंग मंथ क्या होता है? ये क्लोज किस तारीख को हो रहा है? जैसे ये लिखा है ड्यूरिंग 2020। अब अगर सिर्फ 2020 लिखा है, अगर ऐसे लिखा होता है 20 और 21, तो इसका मतलब मानते वो फाइनेंशियल ईयर है, और सिर्फ लिखा है 2020, इसका मतलब ये हो गया कैलेंडर ईयर। ड्यूरिंग लिख दिया ना, तो इसका मतलब हम लोग कहां से मेजर करेंगे? 1 फरवरी से लेकर के कहां तक मेजर करेंगे? ये कितने तारीख को है? 2020, इसका मतलब ये कब क्लोज हुआ होगा? 31 दिसंबर 2000। तो बताओ फरवरी से लेकर के दिसंबर तक कितना टाइम गैप हुआ? 11 महीना। फिर उसके बाद 30 अप्रैल के बाद कितना महीना हुआ? 8। उसके बाद जून से 7। फिर उसके बाद सितंबर से, सितंबर लास्ट के बाद से है, तो कितना हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर उसके बाद 1 नवंबर से नवंबर और दिसंबर 2। और अगर बच्चों 31 दिसंबर को ही निकाला है तो इसमें 0। पहला काम, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर रिमेनिंग मंथ, कि कब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है और कितना आपके पास टाइम गैप बचा हुआ है। डन है भाई साहब? अब इसके बाद दूसरा काम यही होता है बच्चों, दोनों का क्या कर लोगे? प्रोडक्ट। किसका किसका इंटू होगा बच्चों? ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग आप वहां एग्जाम में, मैं तो अभी यही से इस्तेमाल कर ले रहा हूँ क्वेश्चन से, आप इन दोनों का इंटू कर लोगे। ठीक है, दोनों का इंटू कर दोगे कितना आ जाएगा? ये 33,000। इन दोनों का इंटू करोगे कितना आ जाएगा? कितना? अच्छा, फिर इन दोनों का इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, फिर कितना आ जाएगा? फिर कितना आ जाएगा बच्चों? फिर कितना आ जाएगा? इन सबका टोटल कर दोगे तो कितना आएगा? बोलो कितना? 1,15,000 आ गया क्या बच्चों? यहां तक, यहां तक समझ में आ रहा है? अब बच्चों यहीं से है, फॉर्मूला क्या था हम लोग का? फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का, यही लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट का। तो पहले लिखोगे टोटल प्रोडक्ट अमाउंट क्या है, इसी को हम लोग टीपीए कहते हैं बच्चों। ये टोटल प्रोडक्ट अमाउंट है, इनटू कर दोगे क्या?
परसेंटेज अपॉन, फिर इंटू क्या कर दोगे 1/, तो इसकी जगह पे लिखो ये कितना है 1,15,000 इंटू कर दो बच्चों कितना परसेंटेज, बोलो यार 12% दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, ये रहा ऊपर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है, इंटू कर दो कितना 1/12, 2 जीरो से ये कट गया बच्चों, 12 से 12 ये कट गया तो कितना आ जाएगा 1150, याद आ गया क्या? चलो प्रोडक्ट मेथड खत्म हो गया हमारा। अब इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत देता है बच्चों ना, कौन सा मेथड जानते हो? मेथड देता है जो परेशान करता है बच्चों को, वो है एवरेज। एवरेज मेथड में क्या मेजर फॉर्मूला होता है बच्चों, वो मैं बता रहा हूं। पहला, एवरेज मेथड कब लगता है? जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होगी यूनिफॉर्म, हर बार सेम अमाउंट निकालोगे, और टाइम गैप भी एक ड्यूरेशन से दूसरे ड्यूरेशन में वो भी क्या होगा सेम। अच्छा इधर देखो इंटरेस्ट इसमें कैसे निकालना है, पहले तो वो समझ लो। टोटल ड्राइंग निकालोगे। अब पहला कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, वहां टोटल प्रोडक्ट अमाउंट था और यहाँ पे आप क्या बताने जा रहे हो, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज इसमें पहला पॉइंट ये करने जा रहा हूं बच्चों, क्या मेरे को बताना है आपको टोटल। तो अभी इसको झटपट खत्म कर लेते हैं कि टोटल ड्राइंग कैसे निकलती है। इधर देखो कितना आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रहे हो, जैसे सर आप 10,000 निकाल लो, आप 5,000 निकाल लो, आप 20,000 निकाल लो, वो मल्टीप्लाई करो n से। n का मतलब होता है बच्चों नंबर। अब जैसे अगर मंथली के केस में देखोगे, मंथली के केस में कितना हो जाएगा 12, अगर आप क्वार्टरली के केस में देखोगे तो कितना मल्टीप्लाई होगा 4, 6 मंथ एंडिंग का देखोगे तो 6, 9 मंथ का देखोगे तो 9। जितनी बार आप निकालोगे पैसा उतने से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना यार, यहां तक क्लियर है? अब एक हिसाब खत्म हो गया। दूसरा सर ये क्वेश्चन के अंदर देगा डिवाइड बाई 12 होगा ही होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, इससे मतलब नहीं आपने सिर्फ 6 महीने निकाला है, 9 महीने निकाला है, या क्या बोलते हैं पूरे साल निकाला है, कुछ मतलब नहीं है, 12 रहेगा ही रहेगा। अब पूरी कहानी अब टिक जाती है किसके ऊपर, किसके ऊपर टिक जाती है बच्चों, एवरेज मंथ। अब बच्चों एवरेज मंथ अगर आप लॉजिकल पढ़ो या जेटी से पढ़ो, मैंने दोनों से पढ़ा है, ठीक। लॉजिकल ये होता है कि पहली बार जब उस तरीके की ड्राइंग आप कर रहे हो, जैसे हर महीने की पहली तारीख को निकाले, तो पहली बार कब निकाले होगे और आखिरी बार कब निकाले होगे। पहली बार निकालने के बाद कितना महीना बचा है, तो कहता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस, बोलो मेरे साथ, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। क्या हम लोग सारी सिचुएशन का एएम देख लें क्या फटाफट से, एएम निकाल लेंगे, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। एएम कल हम लोग इस पे ना, आपको आज सारे क्वेश्चन जितने हैं वो मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पे करके आने हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना उसके लिए। अभी यहां के लिए केसेस देख लो, केसेस देखो क्या क्या आएगा, बोलो यार क्या क्या आएगा, बोलो फटाफट से। यहाँ पे देखो जैसे मेजर मेजर केस ये होगा, तो इसके लिए मैंने तुम लोग को तरीका दिया था, यहाँ पे मंथली के लिए 6, इसका मिड होगा तो इसमें भी क्या लेना था 6, इसका क्या लेना था 3, इसमें कितना लेना था 4.5, सबका मिड ले लो। इसमें खाली ऊपर जाएगा तो 1.5 जोड़ते हैं, इसमें नीचे आएगा तो 1.5 माइनस करेंगे, तो ऊपर गया तो कितना 7.5, नीचे कितना आ जाएगा, ठीक। बाकी सब में 0.5 का है, तो बताओ ये कितना आएगा, कितना हो जाएगा, इसमें कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। इसमें n कितना माना जाएगा, n कितना माना जाएगा, इसमें n कितना माना जाएगा, इसमें n कितना माना जाएगा, इसमें n कितना माना जाएगा, ठीक है। ये 6 मंथ एंडिंग है, ये 9 मंथ एंडिंग है। इसके क्वेश्चन में कुछ टिक करवा दूंगा, वो करना खाली, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। आ जाओ अब सर, इसके बाद क्या केस होगा हमारे पास, क्या हो गया, चलो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, अगर क्वेश्चन में साइलेंट होगा तो कितना परसेंट देना पड़ेगा 6%, और कहां से लेस हो जाएगा, वो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होगा उसी में से लेस कर देना। सेम ट्रीटमेंट किसका करना होगा, रेंट का भी। क्लियर है, चलो इसमें वही टाइम फैक्टर वगैरह वही होगा। और चलो इंटरेस्ट, इसकी इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री अभी एक बार करा देता हूं, बाकी सारी जर्नल एंट्री पीएनएल वाली वहां से भी करा देते हैं। इधर देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट करना है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स लोन में, और ये खर्चा कहां पे चला जाएगा आपका, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्लियर है, बोलो हाँ है ना यार। अच्छा इधर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारे आज के क्लास का, वो कौन सा होगा, अरे बोलो यार,
मेथड्स है। हमारे पास कितने मेथड होते हैं बच्चों? दो। कौन कौन सा? देखो आंसर इससे भी निकालते हैं, आंसर इससे भी निकालते हैं, लेकिन दोनों का पर्पज अलग अलग होता है। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि आज तक तुमने धंधे में कितना पैसा लगाया है और धंधे से कितना कमाया है, तो बेहतर है तुम किस में चले जाओगे? तुमको ये बताएगा पहला कैपिटल अकाउंट किसका डिटेल देगा तुमको कि आज तक तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा लगाया हुआ है, इसमें पता चल जाएगा। और कितना तुम्हारे पास बच्चों, ये जो करंट अकाउंट वाला होगा, इसमें हम लोग को क्या मिलेगा? ध्यान से सुना, इसका नाम चेंज कर दे रहा हूं मैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये क्या बताएगा बच्चों? पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको क्या बताएगा कि आपको बिजनेस से कितना रिटर्न मिला हुआ है, ये बिजनेस का कितना रिटर्न है। अब बाकी ये दोनों को क्या कर देता है बच्चों? मिक्स कर देता है। मतलब ऐसा समझ लो, ये ए अकाउंट बी अकाउंट, दो अलग अलग अकाउंट बन रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? फ्लैक्चुएटिंग। अब देखो क्या क्या मेन चीजें हैं बच्चों। सबसे पहले फिक्स में किसका देखेंगे हम लोग? फिक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर देखो, इसमें बस दो ही चीज जाती है, एसी और डीसी, इसके अलावा सब खत्म। इधर देखना, ये बाई बैलेंस बीडी कब लिखा जाता है बच्चों? उसके लिए जिसका बिजनेस कंटिन्यूइंग है, कई दिनों से चलता आ रहा है, तो वो लोग क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। क्लियर है? बोलो हाँ ना यार। फिर उसके बाद अगर एडिशनल पैसा लगाओगे, एडिशनल पैसा, तो यहां पे आएगा बाई कैश या बैंक। सर किसी ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया तो वो सिर्फ क्या लिखेगा? बाई कैश बैंक। बीडी किसके बिजनेस में दिखता है? जिसका बिजनेस पुराना होता है, कंटिन्यूइंग बिजनेस में। अच्छा इधर देखो, ये कौन सा पैसा निकाला हुआ है? ये कैश का मतलब है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी परमानेंट पैसा निकालोगे तो यहां जाएगा। फिर सर जो लास्ट में बच जाएगा टू बैलेंस सीडी। क्लियर हुआ? इसके अलावा कोई भी चीज होगी बच्चों, कोई भी चीज एक्स वाई जेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, आईओडी, वो सब कहां जाएगा? नॉर्मल ड्राइंग, इधर देखो, वो सब कहां जाएगा? करंट में। चेक करें क्या? एक बार ये वाला फॉर्मेट देख लो, इसका ये वाला फॉर्मेट देख लो। इसमें इसीलिए दोनों बैलेंस होते हैं। कभी आप नोटिस करना, इसकी बीडी दोनों साइड आ सकती है। इसमें डेबिट तरफ भी आ सकता है और क्रेडिट तरफ। आप कभी देखते होगे क्वेश्चन में लिख देता है डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स का नाम लिख दे देगा और वहीं पे लिख देगा डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होने का मतलब हो गया कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस हो गया तो इसका मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा। सर इसमें दोनों सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है पहले साल आपको लॉस ही आ गया, लॉस आ गया तो आपका बिजनेस किस में बैलेंस में दिखेगा? डेबिट बैलेंस में। आमतौर पे पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लेकिन पार्टनर करंट अकाउंट के दोनों बैलेंसेस होते हैं, डेबिट भी और। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब देखो क्या क्या बिजनेस की वजह से मिलता है इनको? आईओसी, फिर उसके बाद कमीशन, उसके बाद सैलरी, और जो साल भर का प्रॉफिट है। कई टीचर इसको ऐसे भी पढ़ाते हैं, बेटा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखा है उसको यहाँ लेके आ जाना, कतई ऐसा मत करना, क्योंकि छापने में भी ना बोलते हैं ना, जीवन में अगर होना है सफल तो थोड़ी सी करो नकल, लेकिन उसमें लगाओ अकल, तभी हो जाओगे। नया मंत्र है, नकल करने के लिए भी अकल। बताओ कॉपी पेस्ट में क्या खतरा रहेगा? हमें बोलो कॉपी पेस्ट में क्या क्या खतरा रहेगा? पहला बताओ, इसमें कहीं पे भी ये नहीं मेंशन होगा, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर एडिशनल कैपिटल नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसकी इंटरेस्ट निकाली जाती है, ड्राइंग वहां मेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको क्या अलग से मेंशन करनी पड़ेगी? ड्राइंग। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं 100% चीजें कॉपी, तो बस वो सरल तरीका है कि लोग इधर से इधर लिख लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच समझ के करें। इसके बाद आईओडी यहाँ आएगा, लॉस हुआ तो लॉस, और जो बच जाएगा वो बैलेंसिंग। डन है साहब? अगर इन दोनों अकाउंट को मैं क्लब करके एक में जोड़ दूं और क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा, इधर बताओ, मैंने तुमको बोला था, एक तरफ मैंने बोला भी था, ये वर्ड कहा था क्लास में, याद आएगा तुमको। मैं बोलूं 10 पेज लिखना है और 50 पेज लिखना है, मैं ये ना बोलूं कितना लिख के आओगे, तो कितना लिखोगे? पक्का? फिर उसके बाद फिर मैं यही पे वैसे बोलूं, मैं 10 लाख रुपया रखा हूं एक तरफ 50 लाख रुपया रखा हूं, अब बताओ कितना पैसा उठाओगे? हाँ नहीं, एक ही उठा सकते हो, एक ही उठा सकते हो, एक उठाना है, चाहे 10 लाख वाला चाहे 50 लाख वाला। इसका मतलब ये हुआ, मौके की बात सुनना बच्चों, मौके की बात सुनो, मतलब यहाँ पे नंबर तुम्हारे लिए क्या होगा? जिसमें तुम्हारा फायदा होगा वो काम करोगे। इसका मतलब जहां मैं तुमको बोल रहा हूँ एक में 2 अकाउंट बनाना है और एक में 1 अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन साइलेंट है तो कितना बनाओगे? इसीलिए जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता, ये ऑलवेज अज्यूम किया जाता है बच्चों कि कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा वहां पे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो ये लो भाई, फ्लक्चुएटिंग का पूरा स्पेसिमेन ये है।
ठीक है। और एक बात बड़ी सिंपल सी है बच्चों, कैपिटल एक लायबिलिटी अकाउंट है, थोड़ा सोच भी लेना। जब भी अगर लगे कि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट के तरफ चला जाएगा, और अगर उनका पैसा घट रहा होगा तो वो कहां चला जाएगा, डेबिट की तरफ। क्लियर है। अब सोचो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, एडिशनल कैपिटल है, आईओसी है, कमीशन है, सैलरी और प्रॉफिट है। यहाँ पे क्या आ गया, अगर ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट होगा तो इधर, बाकी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस जो बच जाएगा वो सीडी। क्लियर है, बोलो हाँ या ना यार। ये आपका पूरा टॉपिक किसका रिवाइज हो चुका, पूरा टॉपिक किसका रिवाइज हो चुका, क्या क्या खत्म हो चुका हमारा, आईओडी, आईओसी। ठीक है, अब लास्ट क्या बच गया बच्चों हमारे पास, जर्नल एंट्री। वो पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। अब क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके दूंगा कि ये क्वेश्चन करके आना, और जिसकी बुक से सेलेक्ट करके दूंगा, सुनो इधर, वो बच्चा उसका पीडीएफ भी भेजेगा। ठीक है, थोड़ा काम उसके लिए सरदर्द ज्यादा रहेगा। कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, होमवर्क दूंगा आज और कल में, उसको लगा के खत्म कर लेना। फिर अगर डाउट हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर परसों मेरी गाड़ी, अब मैं रिवर्स गियर लेके नहीं आऊंगा, बहुत हो गया, पूछ लिया साल भर, समझ आ चुका। चलो आ जाओ। सबसे पहले बच्चों इसमें जर्नल एंट्री के ऊपर बात कर लें। तो जर्नल एंट्री आपकी ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जल्दी से शॉर्ट फॉर्मेट बताओ तो मैं आपको जर्नल एंट्री को दिमाग में रखने का तरीका बता दूंगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता था बताओ। सबसे पहले अगर प्रॉफिट आया है तो बाई यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता था। ठीक, इसके अलावा और क्या आता था, जैसे सर यहां पे एक कॉमन चीज आती थी, बाई आईओडी। ठीक है साहब, यहां क्या आता था, टू पार्टनर की सैलरी, कमीशन, बोनस, कुछ भी दे रहा हूं। ठीक, और क्या आता था अलग से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है। और क्या आता था सर, रिजर्व है सर, यहां पे आ गया टू जनरल रिजर्व। क्लियर। और लास्ट में आ जाता था जो बच गया वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, और किस रेशियो में होगा, जो उनका पीएसआर होगा। पीएसआर नहीं दिया तो इक्वल होगा। डन है सर। इसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स का कुछ अपना मतलब है बच्चों, वो मैं समझा दे रहा हूं। जो येलो से लिखा है, जो येलो से लिखा है उसकी सिंगल एंट्री, और जो अलग कलर से लिख रहा है वो उसकी डबल एंट्री। याद आ गया। और क्योंकि देखो इस अकाउंट में दोनों का नाम आ रहा है, ये अकाउंट कौन सा है, पीएनएल, और मैंने तुम लोग को बहुत स्मार्ट तरीके से बताया कि कोई भी जर्नल एंट्री दुनिया की तुम बना सकते हो। कौन सा वाला था हमारा, निंजा टेक्निक, टिंग 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 टिंग। याद आया। तो अच्छा ये बताओ, एक मिनट, बस 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 मालिको, पहली एंट्री बताओ। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। नरेशन क्या पड़ेगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हो गया एक एंट्री। अच्छा ये बताओ, पहले इसका लिपटा दो, जो हो जाए ये हो जाएगा, बोलो हाँ या ना तुमसे। इसके बाद फिर यहां से इसको ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। फिर उसके बाद ये वाले की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। फाइनल तीन हो गया, बोलो हाँ या ना। अब दिक्कत कहां आती है बच्चों, दिक्कत आती है इसमें। सर ये इसमें दिक्कत क्यों आती है, देखो भाई पहले वो खर्चा देखो, हम लोग ये अकाउंट भले बना रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन रियल वर्ल्ड में पहले बनता है पार्टनर्स कैपिटल, फिर बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये लास्ट का काम होता है। इसी वजह से पहले हम एंट्री किसकी करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में सोचो क्या होना है, फिर उसका असर किस पे आएगा। अब देखो मैं तुमको एकदम सिंप्लीफाई करता हूं, मैं ये सारे आइटम को मर्ज कर ले रहा हूं, ये डेबिट वाला है। ये बताओ अगर पार्टनर्स कैपिटल की बात करें तो ये सारी चीजें पार्टनर्स को दी जाएंगी, बोलो हाँ या ना यार। पार्टनर्स को अगर कोई चीज देनी है तो डेबिट करके दोगे या क्रेडिट करके, सर क्रेडिट करके देंगे। इसका मतलब किसी भी पार्टनर को कुछ भी देना होगा तो क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा, और जो देना है उसमें ऊपर में क्या लिख दोगे, उसका नाम। सर मुझे अगर आईओसी देनी है तो मैं क्या लिख दूंगा ऊपर, आईओसी। मुझे सैलरी देनी है तो क्या लिख दूंगा, मुझे कमीशन देना है तो क्या लिख दूंगा। लो खत्म हो गया एक टॉपिक पूरा। अब ये बताओ इसको जाकर के कहीं, ये नॉमिनल अकाउंट अगर ओपन है तो ये बंद भी तो होगा, कहां बंद होगा जाकर के, पीएनएल अकाउंट में होगा नहीं तो कहां होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू जो भी नाम थे आईओसी, सैलरी, कमीशन। हो गया ये एंट्री, इतने सेगमेंट का हमारा पूरा एंट्री वो है।
सर एक ही आइटम है जिसमें हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल, इसकी एंट्री 2 होगी। पहली एंट्री कौन सी होगी बताओ? पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा इसकी वजह से? डेबिट होगा। अच्छा सर अगर सी ने निकाला तो सिर्फ सी के लिए होगा, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाएगा? आईओडी। क्लियर है? अब फिर इसको कहां भेजोगे? पीएनएल, सॉरी पहले आईओडी, ये आईओडी टू पीएनएल। सही है बच्चों? अरे बोलो ना यार, इतना कराया था ना क्लास में हम लोगों ने। अब जल्दी जल्दी समरी देख लो, तुम्हारा काम खत्म। आ जाओ। सबसे पहला स्टेप ट्रांसफर ऑफ, अरे बोलो यार, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फिर उसके बाद जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद आईओसी देने के लिए तो पहले आईओसी कैपिटल में दो, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट बनना होगा तो करंट अकाउंट। अच्छा इसके बाद क्लोजर करोगे उसका तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आईओडी के लिए बच्चों, आईओडी के लिए क्या करना होगा बोलो यार, क्या होगा? आईओडी के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उठा करके क्या करना पड़ेगा? डेबिट टू, किस वजह से डेबिट हो रहा है? फिर उसके बाद आईओडी टू क्या हो जाएगा? पक्का पक्का बोलो हाँ या ना। इसके बाद फिर से अगर पार्टनर को सैलरी देनी है वापस से तो पार्टनर सैलरी डेबिट टू क्या लिखा जाएगा? पार्टनर्स। अच्छा फिर उसके बाद इसको क्लोज करेंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स सैलरी। अच्छा इसके बाद बच्चों लास्ट में अगर हम बात करें रिजर्व के लिए सिर्फ कितनी एंट्री है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, और इसमें भी ट्रांसफर टू प्रॉफिट में भी कितनी एंट्री है? एक। खत्म हो गया। आईओसी, आईओडी, सैलरी और बस इतने ही आइटम्स के लिए 2 एंट्री, बाकी सबके लिए 1। उसके पीछे का लॉजिक्स मैंने आपको दिया हुआ है।